नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाइलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है। जनरल स्टडी के मिक्स क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जैसे परीक्षा का पूरा प्रारूप होता है ठीक वैसे ही। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलेंगे और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, तो इसका लाभ उठाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो यहाँ पे नंबर दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, कम से कम उससे जुड़े रहिए। वहाँ पर आपका ढेर सारा बेनिफिट है, सूचनाएं और जितनी भी सामग्री है वो आपको लगातार मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है। इतिहास से शुरू हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संभावित जो सिद्धांत है उनका आपको इसमें दर्शन करना है और ये बताना है कि कौन से इतिहासकार ने कौन सा कारण बताया था। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता जितनी तेजी से बढ़ती है, पनपती है, उतनी ही तेजी से गिरावट आती है और इसका विनाश हो जाता है। ऐसा कौन सा कारण था कि इतनी बड़ी सभ्यता देखते देखते नष्ट हो गई? कोई ना कोई वजह रही होगी। तो भिन्न भिन्न जो पुरातत्वविद थे या इतिहासकार थे, उनके अलग अलग विचार थे इस पे। कुछ ने कहा कि बाढ़ आ गई होगी, नदियां वहाँ ढेर सारी थी, मतलब सिंधु और इसकी सहायिकाएं, तो उसमें पानी बढ़ गया होगा, भाई लोग बह गए होंगे या फिर उजड़ गए होंगे वहाँ से। कुछ लोग कहे कि सूखा पड़ सकता है, सूखा पड़ने से खेती बर्बाद हो गई तो वहाँ से उजड़ने की स्थिति आ गई, या अग्निकांड हो गया, ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं। आग की वहाँ से परतें, मतलब जली हुई परतें भी मिली हैं। इसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि मौसमी परिवर्तन होने लगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, पारिस्थितिकी अशांति। तो जब जो जलवायु है वही बदलने लगेगी या मौसम में बदलाव आने लगेगा तो उजड़ना स्वाभाविक है। प्राकृतिक आपदाएं, ये भी एक कारण हो सकती है। तो बताइए कौन सा किससे मैच करेगा? यहाँ पे कुछ इतिहासकारों के नाम, जैसे कैनेडी का नाम दिया है, फेयरचाइल्ड है, मैके और SR राव है, स्टेन का भी नाम दे रखा है। तो इसका कुल मिलाकर जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी के हिसाब से देखें अगर इसे, तो पारिस्थितिकी अशांति यानी जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसको कारण के तौर पे बताने वाले फेयरचाइल्ड थे। इसको इससे मिला लीजिए। कम वर्षा का कारण किसने बताया था? इसको बताने वाले स्टेन थे। उन्होंने कहा कि कम बारिश हुई थी जिसकी वजह से खेती में गिरावट आ गई थी। और मैके और SR राव का ऐसा कहना था कि बाढ़ आ गई होगी, मतलब बाढ़ आई थी, इसका कुछ उन्होंने साक्ष्य भी दिया। और प्राकृतिक आपदाओं का जो तर्क दिया था वो कैनेडी का था। उन्होंने कहा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। अब कौन सी आपदा आई? हालांकि बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, और ज़्यादा वर्षा होना या कम वर्षा होना ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल हैं, ये तीनों नाम जो है ये परिचय के मोहताज नहीं है, आप जानते हैं। तो इन्हें आपको कालानुक्रम यानी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसमें अरेंज करना है, यानी किसका उत्खनन, किसका एक्सकेवेशन पहले हुआ है और किसका बाद में हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सुरकोटदा, आलमगीरपुर और लोथल, ठीक है। इनकी लोकेशन आप जानते हैं, इतना इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बताइए कि कौन सा पहले एक्सकेवेशन का शिकार हुआ है यानी खोदा गया है, और कौन सा बाद में खोदा गया है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी के हिसाब से इसे कर लीजिए, मतलब पहले वाला और फिर बाद वाला। लोथल का जो उत्खनन का काम है वो 1957 में होता है, 1957। आलमगीरपुर का होता है अगले साल यानी 58 में। और एक चीज़ और है कि उत्खनन जो है वो एक ही साल में या एक झटके में संपन्न नहीं हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक जो उत्खनन करता है वो खुदवा कर जाते हैं, फिर किसी दूसरे इतिहासकार के मन में खुजली होती है, जिज्ञासा जगती है, तो वो आकर खुदवाने लगता है। ऐसा होता रहता है क्योंकि खोज का कोई अंत नहीं होता, ठीक। तो आलमगीरपुर का ये 58 हो जाएगा। सुरकोटदा का और बाद का है ये 64 है। इस प्रकार से है, तो इसमें बी वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें वेद दिया है और उपवेद दिया है। वेदों के भी उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, बहुत कुछ है, मतलब उन्हीं से निकले हुए सब कुछ है। लेकिन वेद सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ, या ये कहा जाए कि शास्त्रीय ग्रंथ कहे जाते हैं। वेदों में भी जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है, सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। अब यहाँ देखकर बताइए कि कौन सा उपवेद किस वेद से बिलोंग करेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसे दिया हुआ है। धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, ये यहाँ पर उपवेदों के नाम दिए हैं। मिलान आपको करना है। इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, उसी आधार पर इसको मिला लेंगे। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद का मिलाएंगे किससे? आयुर्वेद से मिला लीजिए सीधा। आयुर्वेद का तात्पर्य यह है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान, जिसमें कि औषधियाँ, काष्ठ औषधियाँ हुआ करती थी, जड़ी बूटी का इलाज होता था, अभी भी है।
और काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके बाद सामवेद में संगीत ही संगीत है, पूरा वो म्यूजिकल फॉर्मेट में है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म स्थान भी वही है, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? गंधर्ववेद से हो जाएगा, गंधर्वों का भी यही काम था। यजुर्वेद में आप उपवेद के तौर पे अगर देखें तो कौन सा होगा? धनुर्वेद हो जाएगा, युद्ध की जो विद्या होती थी उसका पूरा ब्यौरा इसमें धनुर्वेद में दिखाई देता है। अथर्ववेद में हमें जो शिल्प वेद का ज्ञान है वो दिखाई देता है, मतलब पूरा आर्किटेक्चर और जितना भी बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग बनाने का काम, या शिल्प कोई भी है मतलब मूर्ति है तो उसको गढ़ने का काम, इस प्रकार की चीज़ें इसमें दिखाई देती। आगे चलते हैं, इसका डी वाला सही है। असल में अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट वाला है ना, तो जितनी भी आधुनिक समाज की चीज़ें हैं वर्तमान में भी हम देख रहे हैं या हम जी रहे हैं उसमें, वो सब उसमें दिखाई देती। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में महाजनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सरल होते हैं, ये आप भी जानते हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है, इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारतवर्ष का पूरा ब्यौरा प्राप्त होता है और उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी दिखाई देता है। तो वो 16 महाजनपद और उनमें उनकी अवस्थिति देश में कहाँ पर है या देश से बाहर है, राजधानी कौन सी थी, ये सब पता लगाना होता है। वत्स महाजनपद है, कुरु महाजनपद है, अंग महाजनपद है और कंबोज है। तो यहाँ राजधानी में दिया हुआ है कौशाम्बी, चंपा, पुंछ और इंद्रप्रस्थ। ठीक है, बताइए कौन सा किससे मिलेगा? और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा उसी आधार पे मिला लेंगे। तात्पर्य ये है कि वत्स महाजनपद का कौशाम्बी हो जाएगा, ये सामने ही मैच है, कुछ नहीं करना था। और कुरु महाजनपद का यहाँ दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ। अब ये विकल्प पे भी निर्भर करता है कि आप उसी को चुन लें। असल में कुरु महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी थी वो तो हस्तिनापुर थी। बाद में जब पांडवों और कौरवों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है तो जो खांडवप्रस्थ था उसमें पांडव जाकर अपना इंद्रप्रस्थ बना लेते हैं, तो वो एक नई राजधानी बन जाती है। तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ लिखा रहे या हस्तिनापुर लिखा रहे, वो दोनों सही माना जाएगा, 2 राजधानियाँ थी। ठीक, और अंग महाजनपद की चंपा थी। अंग महाजनपद की जो लोकेशन है वो बिहार में भागलपुर वाला क्षेत्र पड़ता है। चंपा नगरी वहीं पर थी, कर्ण का पालन पोषण यहीं पर हुआ था और दुर्योधन ने कर्ण को यहीं का राजा बनाया था। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है वो हाटक वाला जो क्षेत्र यानी पुंछ वाला एरिया वर्तमान में कहा जा सकता है, वहाँ से बिलोंग करती है, इसे हमने देखा। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा निकाय सुत्त पिटक से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म के जो पिटारे हैं उनको पिटक कहा जाता है। इसमें ज्ञान, उपदेश, शिक्षाएं ये सब समाहित हैं। जैसे पिटारे में हम लोग कुछ रखते हैं ना, जैसे धन दौलत रखते हैं या कोई खाने का सामान रखते हैं, जादू का पिटारा कहते हैं, तो उसमें कोई चीज़ रखी जाती है। अब यहाँ पे उपदेशों का पूरा भंडार है, नियम कायदे या उपदेश हो सकते हैं, तो उनके भी अलग अलग निकाय हैं, यानी उसमें भी अधिकरण बना के रखे हुए हैं। तो मध्यम निकाय यानी मध्यम निकाय जिसे कहा जाता है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय अभी आपने पीछे नाम सुना, और खुद्दक निकाय। तो बताइए कि सुत्त पिटक से कौन सा बिलोंग नहीं करता है या रिलेट नहीं करता है? अब इसमें देखिए कोई भी उत्तर जो है वो सही नहीं है, नो आंसर इज करेक्ट। असल में बात यह है कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सब जो पुस्तकें या निकायों के नाम आप देख रहे हैं ये सब बिलोंग करती हैं सुत्त पिटक से। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उससे बाहर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। अब यहाँ तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह दे रखे हैं। ये चिन्ह थोड़े से यहाँ अचरज के विषय होते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह कैसे हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं ये अपने शरीर पर कहीं न कहीं पैर के तलवों पर या हाथ की हथेली पर या छाती पर या सिर में कोई ऐसा चिन्ह लेकर पैदा हुए थे जिससे कि इनके महापुरुष होने की पहचान की गई। ये मान्यता है जैन ग्रंथों में। तो किसी के सिर पर शेर का निशान या मतलब जैसा चिन्ह हो, अब यहाँ कुछ चिन्ह दे भी रखें। सुपार्श्वनाथ है, श्रेयांशनाथ है, मल्लीनाथ है, शांतिनाथ है। तो इसमें गैंडा चिन्ह दिया है, स्वस्तिक दिया है, मृग दिया है और कलश दिया है। अर्थात कलश की आकृति उनके शरीर पर कहीं न कहीं बनी रही होगी, इस प्रकार से मटका और ऐसे पल्लव लगा हुआ और अक्षत रखा हुआ, मंगल चिन्ह बने हुए, या गैंडे का चिन्ह बना होगा। स्वस्तिक आप जानते ही हैं किस प्रकार से बनता है, ये वाली संरचना है। उल्टा बना देंगे तो नाजियों का चिन्ह बन जाएगा। तो अब आप बताइए कि कौन से तीर्थंकर से कौन सा चिन्ह बिलोंग करता है, ये प्रश्न है ना। और इसका जो राइट आंसर है इसे पूरा देख तो लीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। सुपार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर, इनका स्वस्तिक था, तो स्वस्तिक से यानी दूसरे वाले से इसे मिलाइए। श्रेयांशनाथ का गैंडा था, ठीक, इसे मिला लीजिए। मल्लीनाथ का क्या था? मल्लीनाथ का कलश था और शांतिनाथ का मृग था। ये इसकी मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। मौर्य प्रशासन में सिक्कों के निरीक्षक के लिए, जो सिक्कों का निरीक्षण करता था, उसके लिए कौन सी शब्दावली इस्तेमाल की जाती थी? जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तरह तरह की वोकैबुलरी यूज़ की जाती थी। उनका अर्थ ऐसे निकाल पाना थोड़ा टेढ़ा काम है, इसलिए उनके अर्थ को जानना आवश्यक है। और मौर्य काल ही नहीं, गुप्त काल में भी यही बात है। तो प्राचीन समय के शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न बहुत बनते हैं, उनके अर्थ पूछे जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है संस्थाध्यक्ष, रूपदर्शक, पौतवाध्यक्ष। यहाँ पौटवाध्यक्ष नहीं होगा, पौतवाध्यक्ष होगा।
और इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा जो कि इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रूप दर्शक। जो सिक्के होते थे उनका रूप देखता था और उसके आधार पर यह तय कर लेता था कि वो मिलावटी हैं, असली हैं, नकली हैं या इसी टकसाल के हैं अथवा नहीं। ये सब डिसाइड करने का काम ये रूप दर्शक का होता था। बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। संस्थाध्यक्ष को अगर देखा जाए तो ये बाजार का अधीक्षक होता था, बाजार संबंधी देखरेख का काम। और पौतवाध्यक्ष जो होता था ये मानकीकृत जो भार और माप का प्रभारी होता था उसके तौर पे इसे देखा जाता था, मतलब इंचार्ज ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मीजर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। 8वें नंबर में फिर शब्दावली आ गई, यानी की टर्म्स हैं और उनकी मीनिंग दे रखी है। और ये जो की टर्म्स है इनका रिलेशन किससे है? ये संगम युग से संबंधित है। ठीक, संगम एज जो थी उस समय से इनका कनेक्शन है। तो यहाँ पर कनातिकन दिया हुआ है, शब्दावली को ध्यान से देखें। नालाकर दिया है, लोनाकर दिया है और कोलू विनिकन दिया है। ये होते क्या थे? तो हल के फल के व्यापारी, नमक निर्माता, ईख मजदूर यानी गन्ना किसान और लेखकों का प्रधान। हल का फल क्या होता है? हल में फल लगते हैं क्या पेड़ की तरह से? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे चाकू का फल होता है, फल मतलब नुकीली वस्तु, फलक जिसे कहा जाता है, तो वैसे ही हल में भी फाल या फल होता है, उससे जमीन को खुरचा जाता है। हल की जो डिज़ाइन है उसमें जो नुकीला हिस्सा जमीन में गाड़ा जाता है उसी को फल कहते हैं। अब बताइए कौन सा किससे मैच करेगा? और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, मतलब ए के हिसाब से इसको मिला लेंगे, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और यही इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि पुस्तपाल, माफ कीजिएगा, कनातिकन जो होता था ये लेखकों का प्रधान होता था। ठीक, कनातिकन को चौथे वाले से सीधा मिला दीजिए। नालाकर क्या होता था? तो ये गन्ना किसान होता था, तीसरे से मिलाइए। लोनाकर, लोन शब्द का मतलब होता है नमक, उसी से बना हुआ है नोन, तो ये बात एक ही है। और लोनाकर जो होता था वो नमक का निर्माता होता था। कोलुवनिकन बचा हुआ है तो इसको हल के फल के व्यापारी से मिला दीजिए, मतलब ये हल के जो फाल होते थे उनको बेचने का काम करता था। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि गुप्त और वाकाटक जो शासक थे उनके प्रशासन में जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती थी उसमें कुछ कॉमन वर्ड थे, मतलब दोनों में पाए जाते थे। वैसे भी गुप्त डायनेस्टी और वाकाटकों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। अब यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है उसे देखिए। खिल का, यहाँ खिल शब्द का अर्थ दिया है कि भूमि हस्तांतरणों का लिखित प्रमाण रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम। अपराहत जो होती थी वो एक अनाम भूमि होती थी, ऐसा इसमें कहा गया। और पुस्तापाल जो शब्द है इसका मतलब होता था कृषि योग्य बंजर भूमि। अपरद का तात्पर्य होता था अस्थिर भूमि यानी अनसेटल्ड लैंड। तो अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? कोई एक ही सही होगा, चारों जो है वो सही नहीं हो सकते। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। ये जो अपरद दिया हुआ है ना, ये वाला सही है, बाकी जितने हैं वो सभी गलत है। पुस्तपाल ये भूमि हस्तांतरणों का जो लिखित प्रमाण पत्र होता था ना, मतलब ट्रांजैक्शन उनका होता था या लेन देन होता था, रजिस्ट्री करते थे, तो वो जितना बही खाता और खसरा खतौनी होता था उसका रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को पुस्तपाल कहा जाता था। खिल जो होती थी वो अनाम भूमि होती थी। ये क्या होती थी? अनाम भूमि होती थी। अपराहत ये कृषि योग्य बंजर भूमि होती थी और अपरद आप देख ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मध्य प्रदेश का जो निमाड़ जिला है, यहाँ निर्माण लिखा हुआ है, निर्माण कोई जिला नहीं है। यहाँ पर मिले असीरगढ़ अभिलेख में कई सारे अभिलेख हैं, उसमें दामोदर गुप्त का जो, मतलब दामोदर गुप्त नाम का शासक वहाँ रूल कर रहा था, तो उस पर मौखरी वंश के किस शासक ने अपनी जीत दर्ज की थी, उस शासक का नाम आपको बताना है। यानी मौखरी डायनेस्टी के उस रूलर का नाम बताइए जो कि दामोदर गुप्त के ऊपर अपनी जीत को दर्ज करता है। तो यहाँ पर कुछ प्रतापी शासकों के नाम दे रखे हैं, जिसमें कि ईशान वर्मन का नाम है, अवंती वर्मन है, ग्रह वर्मन है और कोई नहीं का भी विकल्प है, तो आप देख लीजिए। और 10वें प्रश्न का 10, ये जो डी वाला है वो सही है, इसमें डी वाले विकल्प को आप चुन लीजिए। असल में बात यह है कि ये जो निमाड़ जिले से अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, इसमें सर्ववर्मन की जीत का जिक्र है और सर्ववर्मन का नाम यहाँ कहीं नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पर मत्त विलास प्रहसन नाम का जो काव्य है उसके बारे में कहा गया है कि इसको लिखने वाले शासक का नाम क्या था, जरा बताइए। और उसी शासक ने महाबलीपुरम में एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाया था। ये कौन सा रूलर था? नाम देख लीजिए। यहाँ सिंह विष्णु का नाम दिया है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट है और नरसिंह वर्मन सेकेंड है। शासकों के नाम चित परिचित हैं, अब इसमें से आपको चुनना है। तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा ना। इसका समय था 590 से, ये सब एडी में चलेगा, ईस्वी में चलेगा, 590 से 630, ये इसका समय। और इसने मत्त विलास प्रहसन की भी रचना की थी और जो गुफा मंदिर है उसका निर्माण भी स्टार्ट करवाया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू कृष्ण थर्ड इज नॉट करेक्ट। अब इस प्रश्न में देखिएगा कि कुछ भी सही नहीं, जितना कहा गया है ना वो सब कृष्ण वर्मन के बारे में, माफ कीजिएगा, कृष्ण तृतीय के बारे में इसमें से सही नहीं बैठता है। ये किसी दूसरे ही शासक के बारे में बता रहा है।
तो इन्होंने वीर नारायण की उपाधि को धारण किया था। इन्होंने कविराज मार्ग नाम का जो प्रसिद्ध कन्नड़ काव्य है और संस्कृत में प्रश्नोत्तर मल्लिका को लिखा था, जो कि उच्च लेखन का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता था, मतलब एक प्रतापी शासक थे। तो ये कृष्ण तृतीय के बारे में है ही नहीं, ये किसके बारे में है? असल में ये अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में, ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम नाम के जो रूलर थे, उन्होंने वीर नारायण की उपाधि को भी धारण किया था और कविराज मार्ग नाम का जो प्रसिद्ध कन्नड़ काव्य है उसके भी रचयिता वही थे। प्रश्नोत्तर मल्लिका को भी, मतलब प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका जो है उसको भी इन्होंने लिखा था। इसके अलावा दक्षिण के अशोक की उपाधि भी इन्हीं की थी, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अब गलत देखने के लिए आपको पहले जो 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कहा गया कि तक्कोलम, ये जो शब्द है ना तक्कोलम, इसका युद्ध कृष्ण तृतीय और परांतक द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। पारांतक नहीं है, परांतक। और तक्कोलम का युद्ध ये 949 ईस्वी में लड़ा गया, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल पहला वाला, मतलब इसमें गलत कौन सा है, सिर्फ पहला वाला। 949 ईस्वी में ये जो परांतक प्रथम है, ये तक्कोलन के युद्ध में जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय, उनके द्वारा पराजित हो गए थे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है परांतक द्वितीय, जबकि होना चाहिए परांतक प्रथम। ठीक, यहाँ पर परांतक नंबर कौन सा होगा? पहला। एक शासक यहाँ पर कई सारी उपाधियों को धारण करता था और एक ऐसा भी होता था कि मतलब एक ही उपाधि को कई सारे राजा धारण करते थे, तो परांतक एक उपाधि हो गई थी। अब इसमें परांतक प्रथम और परांतक द्वितीय है, तो परांतक प्रथम जो है वो तक्कोलम के युद्ध में भाग लेता है और राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण तृतीय, उनसे यहाँ युद्ध होता है और उनके द्वारा ये पराजित हो जाता है। तो ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। ए को चुना। आगे चलते। प्रश्न संख्या 14 को देखें। इसमें कहा गया कि वह स्वतंत्र चंदेल शासक था। अब ये वह है कौन, ये आपको तलाशना पड़ेगा। जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था या प्राप्त किया था। उन्होंने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी। हम निम्नलिखित में से किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये स्टाइल जो है थोड़ा नया है। अब देखिए, इसमें यशोवर्मन की बात हो रही है, धंगदेव की बात हो रही है, विद्याधर की बात हो रही है, या इसमें से किसी की बात नहीं हो रही है? तो इसका बी हो जाएगा। धंगदेव की हम बात कर रहे हैं। असल में पहचानना आसान है, इसमें बहुत सारे हिंट आपको दे रखे हैं। धंगदेव वह पहला स्वतंत्र चंदेल शासक था। चंदेल शासक नहीं बल्कि स्वतंत्र शासक था, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी। महाराजाधिराज की जो उपाधि होती थी ये काफ़ी सम्मानित उपाधि होती थी। ये जो चक्रवर्ती राजा होता था वही धारण कर सकता था। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखिए। इसमें कहा गया कि उनके राज्याभिषेक पर उन्हें अरिराजा मंडन शंकरा, ठीक, यहाँ उपाधि को देखेंगे, अधिराजा मंडन शंकरा की उपाधि दी गई थी। गौड़ेश्वर की पारंपरिक उपाधि के साथ उन्हें परम वैष्णव की भी उपाधि प्राप्त थी या उन्होंने धारण करके रखी हुई थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मण सेन की बात कर रहे हैं, बल्लाल सेन की बात कर रहे हैं, विजय सेन की बात कर रहे हैं, या इसमें से कोई नहीं है? बंगाल का जो सेन वंश था उसी की बात हो रही है, उसके रूलर्स के नाम दिए हुए हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा। लक्ष्मण सेन की बात हो रही है। असल में इनके राज्याभिषेक पर इन्हें अरिराजा मंडन शंकरा, इसके अलावा गौड़ेश्वर, इस तरह की जो पारंपरिक उपाधियां हैं उनसे नवाजा गया था और परम वैष्णव की भी उपाधि को दिया गया था इन्हें। असल में ये पूरा जो क्षेत्र था बंगाल वाला, इसका पुराना नाम था गौड़पुर या गौड़ क्षेत्र, इस प्रकार से इसे देखा जाता था। गुड़ का उत्पादन यहाँ से, गुड़ का व्यापार या जो निर्यात वाला काम है वो बहुत अच्छा खासा होता था, तो इसीलिए इसका नाम गौड़ देश पड़ गया था। बाद में जो इस्लामिक समय आया, इस्लामिक रूलर्स का टाइम आया, तो उस समय बंगाल नाम ज़्यादा फेमस हो गया, बाद में उसका भी डिवीज़न हो गया। ये सब चीज़ें, तो लक्ष्मण सेन की बात हो रही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को जो कालानुक्रम है उसमें अरेंज करना है। तो वाय हिंद का जो द्वितीय युद्ध था वो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में पेशावर के पास लड़ा गया था, ये दिया हुआ है। महमूद गजनवी ने कन्नौज को उसके चंदेल राजा विद्याधर को हराकर जीत लिया था। मतलब वहाँ पर उस समय चंदेल राजा विद्याधर का रूल था और उसको हराकर महमूद गजनवी कन्नौज पर विजय हासिल कर लेता है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर को जीत लिया था। तो आप बताइए कि इसमें से जो अरेंजमेंट है वो कौन सा सही होगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा पहले से अरेंज है या इसमें कुछ आपको आगे पीछे करना पड़ेगा? क्रम से जो तारीखें हैं उसके हिसाब से काम करना है। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी के हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए, पहला, तीसरा, दूसरा, अर्थात दो। इसमें अगर देखा जाए समय तो 1008 ईस्वी की बात है। इसमें वाय हिंद का जो सेकेंड वार है, मतलब द्वितीय युद्ध है, वो होता है और ये महमूद गजनवी और आनंदपाल जो कि जयपाल का बेटा था उनके बीच में पेशावर के पास लड़ा गया था। ठीक, ये समय। और कन्नौज वाला जो क्षेत्र था उसका अधिग्रहण, मतलब विद्याधर को हराकर वो जीतता है, तो वो समय था 1018 ईस्वी का। मतलब इसमें आप समय कर लीजिए 1018।
उसी प्रकार से 1014 की अगर बात करें तो जो थानेश्वर दिल्ली के पास वाला इलाका था उस पर वो अपनी जीत हासिल करता है। तो ये पूरा तीनों का समय है, उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, यहाँ भी आपको वही ऑर्डर अरेंज करना है। तो ये मोहम्मद गोरी के शासनकाल से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जिसमें कि खोखरों का विद्रोह दिया है, चंदावर का युद्ध दिया है और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन का द्वितीय युद्ध दिया है। तो कौन सा किससे मैच करेगा, माफ कीजिएगा, कौन सा किस प्रकार से अरेंजमेंट में रहेगा, ये आपको देखना है। और इसका हो जाएगा बी वाला। इसको अरेंज करके अगर आप देखेंगे तो तीसरा, दूसरा, पहला इसका परफेक्ट होगा क्रम। अर्थात खोखरों का विद्रोह होता है 1205 में, इसका जो समय है वो 1205 ईस्वी है। चंदावर का आप जानते ही हैं कि ये जयचंद और गोरी के बीच में होता है 1194 में। और तराइन का जो सेकेंड वॉर होता है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को मार डाला जाता है और गोरी यहाँ पर हावी हो जाता है, तो वो 1192 में होता है और पहला वाला 1191 में होता है। यही क्रम है इसका। इसके बाद 18वें को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय का कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, करों के नाम असल में दिए हैं और वो कितना कितना परसेंट होता था, कैसे लिया जाता था, वो थोड़ा सा प्रावधान दिया है। 3 तरह के कर हैं यहाँ पे। एक तो खराज है या खरज जिसे कहा गया है, कुल उत्पाद का ये 20% होता था। जकात था जो कि मुसलमानों के लिए खैरात के तौर पे था। और यहाँ खुम्स होना चाहिए था, असल में खाम लिखा हुआ है, खम्स कहा जाता है या खुम्स कहा जाता है। तो ये युद्ध का जो लूट का माल होता था, युद्ध में पहले तो लड़ाई होती थी, उसके बाद लूटपाट होती थी। लड़ाई के बाद जो विजेता पक्ष होता था ना, वो प्रायः लूटपाट करता था, ऐसा कॉमन चीज़ थी। तो जो लूट का माल होता था उसका 10% वाला जो मामला था, इसमें राजा कितना लेगा, सेना कितना लेगी, ये सब बंटवारा कैसे होता था, वो खुम्स में देखा जा रहा है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही। और 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा, कुछ भी नहीं। नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। फिरोज शाह तुगलक का समय तो आप जानते ही हैं, 1351 से लेकर 1388। और इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे खूब सारे बगीचे लगवाए जाते, अच्छे अच्छे काम करवाता है। तो करीब 1200 के आसपास ये फलों के बगीचे लगवाता है, जिसकी ऊपर से बहुत अच्छा राजस्व, मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे दान खाते के लिए लगवा देता है, वहाँ से वो राजस्व वसूली करवाता है, तो बढ़िया वहाँ से टैक्स प्राप्त होता है। खरच जो था ये उत्पाद का 10% होता था। खरच जो होता था ये उत्पाद का 10% होता था। और मुसलमानों के खैरात या दान वाला जो मामला था उसको जकात कहा जाता था। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके आधार पे हम सिर्फ दूसरे वाले को चुन सके, इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ा। ठीक। और जो खुम्स होता था ये लूट के माल का 20% होता था। यहाँ 10 ही दे रखा है, उल्टा दे दिया है, यहाँ 20 नहीं 10 होना चाहिए था, यहाँ 20 होना चाहिए था। तो कोई भी ऑप्शन चुनने लायक नहीं था। इसके बाद 19वें को देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करके दिया हुआ है। जो सेकेंड मैसूर वार था उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, मतलब उसका जो अंत है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ होता है। जो तीसरा मैसूर युद्ध था वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। और थर्ड मराठा वार का समाप्त होता है, मतलब समापन होता है सिंध पर अधिकार के साथ। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 19वां सी वाला हो जाएगा। इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना था ना, तो सिर्फ जो तीसरा वाला है वही सही है। तीसरा जो मराठा युद्ध है उसके बारे में। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है ये मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। यहाँ पे थर्ड दे रखा है तो ये गलत है। और माफ़ कीजिएगा, इसमें जो दूसरा मैसूर युद्ध है ये ऊपर वाला, ये असल में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ समाप्त होता है। और जो तीसरा मैसूर युद्ध होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक, यहाँ उल्टा दे दिया है, ये तीसरा वाला इधर होना चाहिए था, दूसरा वाला यहाँ पे, और ये तीसरा वाला सही है, तो इसका हमने सी वाले को चुन लिया। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन सा व्यक्ति जो था वो युद्ध से जुड़ा नहीं था। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर, इसमें से कौन सा बक्सर के युद्ध से रिलेट नहीं करता है। तो कॉमन सी बात है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला को मरवा डालते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इसमें नहीं रहेगा, वो मर चुका था तो उसका भूत तो आएगा नहीं युद्ध में शामिल होने के लिए। बाकी जितने थे वो इन्वॉल्व थे। मीर जाफर वो अभी नया नवेला फिर से बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा हुआ था, और मीर कासिम उसी का भतीजा था, तो वो अपदस्थ नवाब था, और वही पूरे युद्ध में आग लगाता है तो सेना इकट्ठी होती है, फिर जितने भी मुगल बादशाह और अवध के नवाब हैं, और ये बंगाल के पूर्व नवाब की हैसियत से युद्ध में शामिल होता है, अंग्रेजों से युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है वो आप जानते हैं। तो सिराजुद्दौला इससे बाहर है। 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो पीछे रह गया है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये छूटा हुआ था, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया था कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है आपको, मतलब कौन सा विषम है। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में घटनाएं दे रखी हैं, तो उसी आधार पे आप देखिएगा। बैटल ऑफ अंबर है, बैटल ऑफ अरकॉट है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है, और बैटल ऑफ वांडीवाश है। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में होता है और फ्रांसीसियों की इसमें धुलाई हो जाती है। तो आप देखिए कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है, और ये जो 20वां है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वांडीवाश का युद्ध इसमें से ऑड है।
जो सेकेंड कर्नाटक वार था उससे इसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो नहीं था। वांडीवाश का युद्ध जो था ये 1760 में होता है, तो उस समय जो दौर था वो कौन सा था, थर्ड कर्नाटक वार का था। वो तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय होता है 1760 में। बाकी जितने हैं, जैसे अंबर का युद्ध आप देख रहे हैं तो ये 1749 में होता है। ये दूसरे कर्नाटक युद्ध का समय था, तो इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक, आरकॉट का युद्ध होता है 1751 में, ये 51 की डेट पे होता है। और पौंडीचेरी वाला जो इसमें दिया हुआ है ना, पौंडीचेरी की संधि होती है, वही समय है। तो ये वाला इससे बाहर है, डी वाले को हमने चुना, ये बीच में छूट गया था। 22वें प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हमने 21वां देख लिया है। 22वें में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था। बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहेब, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या इसमें से कोई नहीं, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं का जो विकल्प है वो हम चुनते हैं। असल में जो तृतीय मराठा युद्ध होता है उसमें बाजीराव द्वितीय, दौलत राव, अप्पा साहेब, मल्हार राव बनाम अंग्रेज, और अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन करता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वाला पूरा मामला रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रणजीत सिंह मेहतिया और हैरी स्मिथ के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था। मतलब महाराजा रणजीत सिंह और हैरी स्मिथ के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, और ये युद्ध कब लड़ा गया था वो डेट भी आपको बतानी है। तो यहाँ देखें दिया हुआ है, फिरोजपुर का युद्ध और 1845, बुद्देवाल का युद्ध और 1846, सेब्रॉन का युद्ध और 1847, मुदको का युद्ध 1844। इस प्रकार से डेट और स्थान दिया हुआ है, युद्ध का नाम दिया है। बताइए कौन सा होगा। इसका बी हो जाएगा, बैटल ऑफ बुद्देवाल और 1846 वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट्स आर रिलेटेड टू सेम ईयर। मतलब इसमें से कौन सी दो घटनाएं या संधियां और युद्ध जो हैं वो एक ही वर्ष में, एक ही साल में हुए थे। सूरत की संधि है, तालेगांव का युद्ध है, पुरंदर की संधि है और सालबाई की संधि है, बताइए। तो तालेगांव का युद्ध जो होता है और पुरंदर की संधि, ये दोनों एकदम सेम ईयर में होते हैं, 1776 में। ठीक है, 1776 की जो डेट है उस पर इनका आयोजन होता है। बाकी अगर देखें सूरत की संधि तो वो 1775 में होती है। ठीक है, 75 उसकी डेट है। और सालबाई की जो संधि है वो आप जानते हैं 82 में होती है। सब 1700 वाले में ही चल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 25 को देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल वॉज साइन, व्हेन वॉज दिस ट्रीटी साइन। मतलब ये जो संधि यहाँ पर नाम दिया है एक्स-ला चैपल, ये कौन से युद्ध के दौरान साइन की जाती है और कब इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो डेट भी आपको देखनी है। तो आप जानते हैं कि कर्नाटक के जितने भी युद्ध भारत में होते हैं वो वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होते हैं, उनका क्षेत्रीय घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, तो विश्व स्तर पर अगर शांति बहाल होती है तो यहाँ भी शांति हो जाती है। अब यहाँ दिया है पहला कर्नाटक युद्ध और डेट दिया है 1748, दूसरा कर्नाटक युद्ध और 1749, तीसरा कर्नाटक युद्ध और 1748, नॉन ऑफ दीज और उसके साथ डेट भी दे दी है। तो बताइए इसमें से होगा कौन सा। और 25 का ए वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो कर्नाटक का युद्ध होता है उसमें एक्स-ला चैपल की संधि फाइनली होती है और युद्ध बंद होता है 1748 की तारीख है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 26 में ये कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा गया कि जो घटनाएं दी हैं उनको कालानुक्रम में आप अरेंज करके देखिए। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ प्लासी और औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खां एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। औरंगजेब के समय से जो बंगाल का पूरा क्षेत्र था वो महत्वाकांक्षी होने लगा था। यहाँ के शासक काफ़ी ज़्यादा मनबड़ हो गए थे और औरंगजेब की मृत्यु होते ही वो अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। तब से वो अपनी स्वच्छंद जिंदगी बिता रहे होते हैं। फिर अंग्रेज़ों के समय में उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें कामयाब इसलिए नहीं होता है तो क्योंकि तब भी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र रहते हैं वो इनसे अलग थलग ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसे अरेंज करके देख लीजिए कौन सा पहले और कौन सा बाद में। इलाहाबाद की संधि कब होती है, ये बक्सर के युद्ध के बाद होती है 1765 में, और प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और औरंगजेब ने बंगाल के गवर्नर के रूप में जो मुर्शीद कुली खां को अपॉइंट किया था तो वो डेट है 1705 की। तो सबसे पीछे वाली डेट तो वही है और उस हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो इसका डी वाला हो जाएगा, यानी तीसरा दूसरा पहला, ये इसका क्रम परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन। मतलब पब्लिकेशन के वर्ष के आधार पे आपको इसका जो ऑर्डर है वो अरेंज करना है, लेकिन ऑर्डर अरेंज नहीं करना है बल्कि यहाँ पे जो ऑड ऑप्शन है वो देखना है। अर्थात 3 का पब्लिकेशन एक ही साल में हुआ था और एक उससे बाहर है, वो कौन सा है। तो ये दिग्दर्शन न्यूज़पेपर है या इंडियन हेराल्ड है या कलकत्ता जनरल है या बंगाल गजट, इसमें से होगा कौन सा। जो ऑड है वो चुनिएगा। देखिए इसका बी हो जाएगा। इंडियन हेराल्ड इससे बाहर है, ये बाहर रहेगा। इसमें अगर आप देखें तो दिग्दर्शन की जो डेट है वो 1818 है, ठीक 1880। और इंडियन हेराल्ड को अगर आप देखें तो ये 1795 का है। इसकी डेट कौन सी है, 1795 की, ये वाला।
कलकत्ता जनरल की अगर बात करें तो वो भी 1818 का है। बंगाल गजट जो है वो भी 1818 का है, तो ये इसमें से बाहर है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दक्कन का जो पीजेंट अपराइजिंग था, मतलब कृषक उपद्रव था, वो वाला। इसके अलावा पाबना का कृषक विद्रोह था, किसान आंदोलन जो थे, खेड़ा सत्याग्रह। अब इनकी घटनाओं को समय के आधार पर आपको अरेंज करना है। देखिए 28वें का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब दूसरा, पहला, तीसरा उसी आधार पे से अरेंज कर लेंगे। दक्कन का कृषक विद्रोह आप जानते हैं कि 1875 में होता है। जो बाहरी मारवाड़ी वहाँ पे मनी लेंडर्स होते हैं वो काफ़ी परेशान कर देते हैं, सरकार की नीतियाँ ऊपर से रहती हैं। और पाबना का कृषक विद्रोह होता है 1873 में, ये डेट है 1873 की। खेड़ा सत्याग्रह आप जानते हैं कि ये बाद वाला है 1918, तो बहुत नज़दीकी दिया रहता है तब तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब खेड़ा सत्याग्रह जैसे थोड़े सरल ऑप्शन दे दिया है तो चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देखें, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1886 में कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी, अब ये है क्या चीज़, तो ये कांग्रेस के अधिवेशन के स्थान, तारीख और अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं। आपको देखना ये है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसे देखिए, 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। इसके बाद 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार से इस प्रश्न में कुछ भी गलत नहीं है, जितने दिए हैं वो सभी सही है, तो इसलिए इसका डी वाला हो जाएगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखिए, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। कुछ आंदोलनों के नाम दिए हैं और उनका समय दिया है। सत्यशोधक आंदोलन है, अरब्बीपुरम आंदोलन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन है या मूवमेंट है, और नायर मूवमेंट है। समय देखिए जरा इसका, इसमें दिया है 1891, 1916, 1888, 1873। कौन सा किससे मैच करेगा। तो आप जानते हैं कि सत्यशोधक आंदोलन जो होता है इसका क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र है। क्षेत्र, प्रणेता और समय, ये 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ आपको क्षेत्र का नाम बता दिया जा रहा है। महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है, 1873 इसका समय, तो इसको मिलाएंगे चौथे वाले से। इसके बाद अरब्बीपुरम आंदोलन, नाम से स्पष्ट है कि ये कोई दक्षिण भारतीय इलाका हो सकता है, तो केरल इसका क्षेत्र है, और इसका जो समय था वो 1888 था। जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये मद्रास से स्टार्ट होता है, समय था 1916। बचता है नायर आंदोलन, तो इसको आप मिला लीजिए 1891, केरल का ये भी था। तो यहाँ हमने देखा, और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है, वो भी उनकी अवस्थिति के आधार पर। इतिहास यहाँ से खत्म होता है और भूगोल यानी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो कुछ जलप्रपातों यानी फॉल्स के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं इन्हें देखना है। तो लोंगशियांग जलप्रपात है, नोहा किलाई, यहाँ नोहा कालकाई जलप्रपात है, ये थोड़ा सा नाम है इसका। और इसके बाद नोआ संगी थियांग जलप्रपात है, ठीक, ये नोआ खलाई कह के भी बोला जाता है, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। इसके बाद नीचे दिया है किनरेम फॉल। तो इस प्रकार से ये नाम दिए, इनको लोकेशन के आधार पर आपको देखना है और इनमें से कौन सा ऑड है वो चुनना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए वाला इसमें से बाहर कर लीजिए, लोंगशियांग वाला। बाकी जितने हैं वो सब एक क्षेत्र के हैं। ये लोंगशियांग कहाँ का है, ये पश्चिमी जो खासी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया में से खासी वाला इलाका, मतलब मेघालय की बात हो रही है, वहाँ से बिलोंग करता है। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना वो सभी इसमें पूर्वी क्षेत्र जो मेघालय का है वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेघालय में वो सब भी हैं, लेकिन जो पूर्वी खासी पहाड़ी वाला इलाका है, पूर्वी दिशा है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये एकमात्र पश्चिमी है, इसलिए ये इसमें से ऑड है। तो दिशा के हिसाब से आप मैपिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद 32वें प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर महानदी नहीं बहती। महानदी और गोदावरी ये प्रमुख नदियां हैं दक्षिण भारत की, तो ये इनकी शाखाएं मतलब सहायिकाएं इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से होकर ये नहीं बहती है, कटक यहाँ दिया हुआ है, भुवनेश्वर दिया है, भागलपुर दिया है और संबलपुर दिया है। तो भागलपुर इसमें कहाँ से घुस जाएगा ये आप भी सोच सकते हैं। तो ये एकदम हलवे जैसा प्रश्न था, इसका ये वाला हो जाएगा। बिहार में महानदी कहाँ से घुस जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तो वो प्रश्न का उद्देश्य भी ये नहीं था कि वो आपको ये बताया कि भागलपुर से नहीं बहती है। प्रश्न का उद्देश्य ये है कि आप जानिए कि वो कटक से बहती है, भुवनेश्वर से बहती है और संबलपुर से बहती है, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 झीलें एक ही राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ स्योंगमो झील का नाम दिया है, इसके अलावा लोकटक है, हाफलांग झील है और सष्ठम कोट्टा झील है। यहाँ कुछ अजीब ढंग से लिखा हुआ है, सष्ठम कोट्टा, ये मूर्धन्य श रहेगा इस प्रकार से। आप बताइए, मतलब इसमें से कौन सी 2 झीलें एक ही राज्य से बिलोंग करती हैं, ये आपको देखना है। तो इसे आप देखिए, इसमें जो स्योंगमो या त्योसोंगमो करके झील का नाम दिया है, ये सिक्किम से होकर बहती है। इस प्रकार के जो संबोधन होते हैं ये उत्तर से ही बिलोंग करेंगे, तो सिक्किम राज्य से इसका मतलब जो बहने की यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि ये झील है तो वो वहाँ स्थित है।
और उसके बाद लोकटक झील की जो लोकेशन है आप जानते ही हैं, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर का क्षेत्र है। और हाफलांग की अगर बात करें तो ये असम की है, ठीक। और बाकी जो है इसमें केरल वाला इलाका जो है वो सष्टम कोट्टा का है। तो कोई भी एक राज्य से होकर इसमें या एक राज्य में स्थित नहीं है, कहने का तात्पर्य है। मतलब सिक्किम और मणिपुर और असम और केरल आपने देखा, तो अलग अलग लोकेशन है, इसलिए हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर आपको देखना है कि जो बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट है वो किस आधार पे होगा। यहाँ लंबाई को आप आधार बनाएंगे तो यमुना नदी प्रणाली यानी यमुना रिवर सिस्टम है, इसके अलावा नर्मदा रिवर सिस्टम है, तापी रिवर सिस्टम है। तो इसको आप अरेंज करके देखिए, लंबाई के आधार पे आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कौन सा किस क्रम में रहेगा देखें, और इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो बी वाला हो जाएगा, यानी तीसरा, दूसरा और पहला। यमुना नदी प्रणाली या जो रिवर सिस्टम है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 1376 यानी 1300, यहाँ देखिए 1376, ये सब किलोमीटर में है। नर्मदा नदी प्रणाली को देखें तो 1312 हो जाएगा इस प्रकार से। और तापी का जो तंत्र है वो काफ़ी छोटा है, 724 ही है। तो ये इसका क्रम था। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है और निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली यानी कैचमेंट एरिया वाली और सबसे स्मॉलेस्ट जो कैचमेंट एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, उसको धारण करने वाली नदी का नाम आपको देखना है। तो यहाँ भरतपूजा नदी का नाम दिया है और शरावती है, शरावती और कालिंदी है, कालिंदी और भरतपूजा है, पेरियार और शरावती है। आप बताइए। तो इसका ए वाला हो जाएगा, भरतपूजा और शरावती रिवर जो है उसके बारे में देखें, सही है। कालिंदी का अगर देखा जाए तो जो पूरा जलग्रहण क्षेत्र है वो 5179 के आसपास है स्क्वायर किलोमीटर में। शरावती का मात्र 2029 ही है। भरतपूजा का भी अच्छा खासा है 5397, और पेरियार का भी ठीक ठाक है 5243। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद 36 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब इसमें से कोई एक ही जो नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सभी जो है वो ईस्ट फ्लो रखती हैं। तो देखिए वो नदी कौन सी। यहाँ पेन्नार का नाम दिया है, माही का नाम दिया है, ब्राह्मणी है और पालार रिवर है। कौन सी नदी होगी? तो इसका बी हो जाएगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है उसमें पेन्नार, ब्राह्मणी और पालार का नाम आता है। तो बचती कौन सी है? माही, ये अरब सागर की ओर जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसे ध्यान से देखिए और मिलान करके बताइए कि इसमें से कौन सा कोड सही होगा। तो गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया है, नर्मदा है और कावेरी है, घाट प्रभा, वेनगंगा, हेमवती और कोलार ये सहायिकाएं हैं। कौन सी किसकी सहायिका है देखिए। तो इसमें सी वाला चुन लेना चाहिए, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। मतलब गोदावरी की सहयोगी कौन है? वेनगंगा है। कृष्णा की सहयोगी घाट प्रभा है, इसको ऊपर मिला लीजिए। नर्मदा को सहयोग करने वाली नदी कौन सी है? कई सारी है लेकिन यहाँ जो नाम दिया है उसमें कोलार है। और हेमवती नदी जो है वो कावेरी को सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, और राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है ये इसमें देखना है। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का है और एक नेशनल लेवल का है, दोनों की डेट अलग अलग है। तो यहाँ 21 मार्च और 4 मई है, 22 मार्च और 4 अप्रैल है, 21 मार्च और 14 मई है, और 22 मार्च और 14 अप्रैल है। 2 तारीखें इसमें पेयर में दी हुई हैं। इसका डी हो जाएगा। विश्व जल दिवस जो है, यहाँ देखें, डी वाले को पहले चुन लेते हैं। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय जल दिवस जो है मतलब नेशनल वाटर डे जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा। 39 में चलते हैं। कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है स्थापना वर्ष के आधार पे। तो बाणसागर नियंत्रण बोर्ड मतलब बाणसागर कंट्रोल बोर्ड है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है। इस प्रकार से इनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर इन्हें देखिए कौन सा पहले और कौन सा बाद में। देखिए इसमें बाणसागर नियंत्रण बोर्ड जो है उसका 1976 हो जाएगा। समय कौन सा है? 1976 का है स्थापना का वर्ष। और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है वो 1972 का है, यानी 1972 का है। और पीछे का केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र यानी जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है उसकी डेट 1916 की है, और पुराना है, ये तो बहुत पुराना है। तो अब आप समझ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 40 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्प्स के नाम दिए हैं और हार्वेस्टिंग पीरियड दे रखा है। तो रबी की फसल, उसके बाद खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये मैच किया है पहले से। सही कौन सा है बस आपको वही देखना है। तो रबी की फसल की जो कटाई की अवधि होती है, मतलब काटने का समय होता है, वो मार्च अप्रैल होता है। खरीफ की फसल की जो कटाई का मौसम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। जायद की फसल की कटाई का जो मौसम होता है वो मई जून का होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है।
और इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस मौसम में बोई जाती हैं, तभी तो आप काटने का मौसम जानेंगे। रबी की फसल जो है ये ठंडी के मौसम में अपनी पूरी बढ़ोतरी करती है, और जब मौसम में गर्माहट आने लगती है, यानी अब वसंत का मौसम आता है, तो इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और दाने जो हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में, जब शुष्कता आ जाती है मौसम में तब। खरीफ का जो फसल का काटने का मौसम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, खाली खेत उसके लिए चाहिए होता है फिर। और जायद की फसल को जो काटने का मौसम होता है वो मई जून होता है, तो उसमें ठीक तो दिया है, और इसका मतलब ये है कि इसमें डी वाला होगा, यानी सभी सही। 41वें को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किसान संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब रखा गया। आखिर पता कैसे चलेगा कि प्रधानमंत्री के बाहुबल से उसका क्रियान्वयन हो रहा है। ये थोड़ा सा अपना नाम का टैग लगवाने की जो लालसा है ना, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही। खैर, तो देखिए, पहले भी थी लेकिन अब बढ़ गई है। 21 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2004, 24 अगस्त 2006 और 23 अगस्त 2007, ये डेट कौन सी है बताइए। जो पिछला 2 दशक है, या 2 दशक से थोड़ा सा ज़्यादा समय आप कह सकते हैं, उसमें परोपकार की भावनाएं लुप्त हो चुकी हैं। चाहे जो भी सत्ताधारी दल हो, वो अपना नाम सिर्फ उजागर करने में लगा रहता है, उसको किसी भलाई से कोई लेना देना नहीं। तो 41वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला, अर्थात 23 अगस्त 2007। ठीक है, ये जो डेट है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं। 23 अगस्त 2007 को जो किसान संपदा योजना है, इसका नाम बदलकर पीएम किसान संपदा योजना कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डियाँ अच्छा खासा नुकसान करती हैं जो लोकस्ट होते हैं, तो उनका जो चेतावनी संगठन है वो जोधपुर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय विपणन संस्थान ये जयपुर में है, और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये पोर्ट ब्लेयर में है, यानी चला गया है काला पानी। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। यहाँ जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट करनी है। और 42 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितना दिया है वो सब का सब एकदम परफेक्ट है, तो इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 43 में चलते हैं। एक तरफ कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्टेट कॉन्सर्न, मतलब जो संबंधित राज्य हैं उनके नाम दिए हैं। अब आपको मिलान करके देखना है कि कौन सा कोड इसमें परफेक्ट मैच होता है। तो झरिया है, रानीगंज है, तलचर है, कोरबा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ देखें, झारखंड और ओडिशा, मतलब कौन सा कहाँ स्थित है ये आपको देखना है। तो कोयला जो है ये मुख्य खनिजों में गिना जाता है। गौड़ खनिज और मुख्य खनिज का जो अनुपात है वो आपको पता होना चाहिए। झरिया की लोकेशन कहाँ पे, झ से झरिया और झ से झारखंड पहुँचा दीजिए, और थोड़ा सा पहचानने का तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट रानीगंज को आप देखें तो पश्चिम बंगाल, ठीक, रानी जो है वो बंगाल की है। तलचर उड़ीसा से, ठीक है, ये जो तलचर है ये उड़ीसा का जलचर है, ठीक। और उसके बाद कोरबा को आप मिला लीजिए छत्तीसगढ़ से। ट्रिक आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सुविधा हो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया और कहाँ पर स्टार्ट किया गया, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, मतलब डेट और प्लेस दोनों इसमें देखना है। तो दिया है 12 अक्टूबर 2014 और आंध्र प्रदेश। देखिए, बहुत पुरानी योजनाएं जो है या प्रोग्राम है उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो लोग कहते हैं कि 3-4 साल 5 साल पीछे का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। असल में वो करंट अफेयर अब रह ही नहीं जाता है, वो जीएस का पोर्शन बन जाता है, मतलब वो जनरल स्टडी का हिस्सा बन जाता है, स्टैटिक पोर्शन बन जाता है। तो जो करंट में भी यूजफुल हो और मतलब पहले के समय में लॉन्च हुआ हो लेकिन आज तक उसका इस्तेमाल हो रहा हो या क्रियान्वित हो रहा हो, तो वो सब पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ 12 अक्टूबर 2014 और आंध्र दिया है, 12 अक्टूबर 2015 और उड़ीसा दिया है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2013 और आंध्र दिया है, फिर 2017 उड़ीसा दिया है। बताइए इसमें से होगा कौन सा। तो 12 अक्टूबर 2016 को इसे ओडिशा में शुरू किया गया था, और कोई उत्तर इसमें ऐसा नहीं है जिसे कि हम चुन सकें, तो नो आंसर इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, यहाँ कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। 24 अक्टूबर 2016 को पुणे में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना को स्टार्ट किया गया था। डेट यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लेस ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 13 अगस्त 2016 को भारत के प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र को बेंगलुरु में शुरू किया गया था। ध्यान से एक एक शब्द को देखें और बताएं इसमें से गलत कौन सा है। तो दोनों गलत है, देखकर लग रहा है कि इसमें कोई भी सूचना सही नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने जनरल नॉलेज का अध्ययन किया होगा। 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना को शुरू किया गया था। वेन्यू क्या था, वाराणसी था, और डेट थी 24 अक्टूबर 2016। तो डेट तो सही दी है लेकिन जो स्थान का नाम है वो गलत दिया है। और 13 अगस्त 2016 को जो पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र है वो पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। यहाँ बेंगलुरु दे रखा है, तो दोनों गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं।
यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो बर्ली के प्रोडक्शन में, कोकोनट के प्रोडक्शन में, मेज़ के प्रोडक्शन में, या फिर कॉटन के प्रोडक्शन में। मतलब जौ, नारियल, मक्का और कपास का नाम दिया है, बताइए। तो कॉटन के प्रोडक्शन में भारत जो है वो सेकेंड रैंकिंग अपनी रखता है, मतलब दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है, जरा बताइएगा। इसके बाद 47 यहाँ कहा गया कि किन फसलों के उत्पादन में कर्नाटक जो है वो भारत में पहली पोजीशन पे है। यहाँ दिया है सुपारी, शिमला मिर्च, ज्वार और मक्का। इसमें से कौन सा होगा जिसमें कि कर्नाटक का भारत में पहला स्थान। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सुपारी के प्रोडक्शन में कर्नाटक का पहला स्थान है, शिमला मिर्च में भी वो पहली पोजीशन रखता है, ज्वार में भी रखता है और मक्का में भी रखता है। तो इसमें आप क्या चुनेंगे, सी वाले को चुनेंगे। ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर नहीं है। ठीक, मतलब 4 खनिजों के नाम दिए हैं, तो 3 जो खनिजों के नाम है उसमें भारत का विश्व में उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है। कोई एक जो है उसमें भारत की 4th पोजीशन नहीं है, तो वो कौन सा है। देखिए इसमें गार्नेट के मामले में अगर देखा जाए, गार्नेट एक प्रकार का स्टोन होता है, तो इसके प्रोडक्शन में भारत की 4th रैंकिंग है। ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में भी 4th रैंकिंग है और लौह एस्क के भी मामले में चौथा स्थान है। लेकिन जो कायनाइट दिया हुआ है ना यहाँ पे बी वाला, इसके मामले में भारत 2nd पोजीशन पे, इतना खराब भी रैंकिंग नहीं है, 2nd पोजीशन पे। तो ये वाला इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। तो सिलिमेनाइट का नाम दिया है, अभ्रक यानी माइका जो शीट होती है उसका नाम दिया है। इसके अलावा फेलस्पार है और बैराइट है। तो आप बताएं कि भारत का इसमें से किसके प्रोडक्शन में पहला स्थान। और जो 49 है इसका ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। सिलिमेनाइट और अभ्रक की अगर बात करें तो इसमें भारत की पहली रैंकिंग है, बाकी जो दोनों है उसमें पहला स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वेराइटी ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं की नस्लों, किस्मों के बारे में दिया हुआ है, कौन सी उसकी मेजर वेराइटी नहीं है। तो सोनालिका, कल्याण सोना, पूसा, सिंधु गंगा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अर्थात यहाँ पे ये पूछा था ना कि कौन सी प्रमुख किस्म नहीं है, तो जितनी है वो सभी प्रमुख किस्म ही हैं। किस्मों के नाम पूछेगा तो सभी प्रमुख ही रहेंगी, नहीं तो प्रमुख नहीं रहती तो पूछता नहीं। इसके बाद 51 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी 2 जनजातियाँ अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब यहाँ दिया है मसाई, सेमांग, माओरी और फुलानी। कोई 2 ही पाई जाएंगी, तो वो 2 ट्राइब्स कौन सी। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला चौथा। मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, सी वाले को आप पहले चुन लीजिए ताकि देखने में सुविधा रहे। ठीक है, मसाई जो है ये ईस्टर्न जो अफ्रीका का पार्ट है वहाँ पे पाई जाती है। सेमांग ये अफ्रीका की नहीं है, ये मलेशिया में पाई जाती है। माओरी आप जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड वाले पार्ट में पाई जाती है। और फुलानी जो है ये अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मिलने वाली जनजातियाँ हैं। तो इन्हीं दोनों को हमने चुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सुंडा स्ट्रेट जो है यानी जल संधि, जल संधि का मतलब क्या होता है कि पानी का इलाका वो होता है 2 स्थल खंडों के बीच से होकर, मतलब उन्हें अलग करने का काम करता है। तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 पानी के स्रोतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सुंडा जल संधि जो है इसकी लोकेशन चिली है। ठीक है, हडसन जल संधि जो है इसकी लोकेशन कनाडा है। बोस्पोरस जो स्ट्रेट है या जल संधि है उसकी लोकेशन इंडोनेशिया है। और स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है, मतलब मैगलन की जल संधि, इसकी लोकेशन तुर्की है। तो सही कौन सा है, कोई एक ही सही है इसमें से, और वो बी वाला है। हडसन जो स्ट्रेट है इसका दिया हुआ है कनाडा, वो सही दिया है। सुंडा जल संधि की अगर बात करें तो वो इंडोनेशिया में है और यहाँ दिया है चिली। यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सुंडा का कनेक्शन चिली से किसी भी हालत में नहीं होगा, तो ये पहला गलत हो जाता है। उसके बाद बोस्पोरस स्ट्रेट का जो कनेक्शन है वो तुर्की से होगा और मैगलन जो आप देख रहे हैं ना वो चिली से कनेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद 53 में चलते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट होती है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो 91वां नंबर का संशोधन अधिनियम था 2003 में आया था उससे रिलेट करता है। तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा कुछ, या फिर संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के दायरे से बाहर किया जाना, अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था, इस प्रकार से दे रखा है। आप बताइए। तो 53 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब ये है कि नॉन ऑफ दीज। यहाँ पूछा था ना कि जो 91 नंबर का जो संशोधन था, मतलब 91 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था 2003 वाला, उससे कौन सा रिलेट करता है। यहाँ कोई भी रिलेट नहीं करता है। ये सब जो आप प्रावधान देख रहे हैं ये 42वां संशोधन था, काफ़ी पहले ही हो चुका है 1976 में, उसमें दिखाई देता है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य करना और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के दायरे से बाहर करना, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो वो पीछे ही हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ कहा जा रहा है कि विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो विषम विकल्प का चयन किस आधार पर करना है, वर्ष के आधार पर। ठीक, तो 68वां संशोधन अधिनियम, 67वां,
66वां और 65वां, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें से 3 एक ही वर्ष के हैं और एक जो है वो किसी अलग वर्ष का है, वो कौन सा है? और वो ए वाला है। इसमें आप देखें तो जो 68वां संशोधन अधिनियम है वो 1991 का है, 67वां 1990 का है, 66वां भी 1990 का है और 65वां जो है वो भी 1990 का है। तो इसमें ऑड कौन सा होगा? 68वां, यानी ऊपर वाला। ये किस समय का है? इसका समय है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल नंबर 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, और आर्टिकल नंबर 158 इसमें राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ली जाती है, यानी ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, उसके बारे में पूरे प्रोविजन दिखाई देते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी हो जाएगा। पहला दूसरा तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना 158, इसमें समस्या है। असल में 159 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल के द्वारा शपथ या जो प्रतिज्ञान की बात की जाती है, मतलब अफर्मेशन और ओथ की बात की जाती है, उसका पूरा प्रावधान दिखाई देता है। तो ये तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही। इसके बाद 56 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो संबंध में स्पेशल प्रोविजन है उससे संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है, कुल मिलाकर आपको ये देखना है। आर्टिकल नंबर 371 ए में या फिर आर्टिकल नंबर 371 जे में, यहाँ पे अड़ा और ख करके दिया हुआ है। खैर इसमें देखिए 371 बी में या 371 सी में, किसमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है? कर्नाटक राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन। और 56 का हो जाएगा बी वाला। 371 जो अड़ा दिया हुआ है ना, मतलब 371 जे, उसमें इस प्रकार के प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं। बाकी जो है उन्हें भी देख लीजिए। 371 ए जो है इसमें नागालैंड राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिखाई देते हैं। 371 बी जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम, मतलब असम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। और 371 सी जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, और जे वाला आपने देखा ही। इसके बाद 57 में चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह फूल और घास है, फ्लावर एंड ग्रास। चुनाव चिन्ह बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो भी जो मान्यता प्राप्त दल है उनका तो और ज़्यादा रुचिकर होता है। तो आप बताइए, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, और इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है, तो आप बताइए। सी वाला हो जाएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस ये जो यहाँ पे पार्टी है, इसका चिन्ह है चुनाव, यहाँ पे फूल और घास का हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और बॉडी डज नॉट फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब जो आयोग या निकाय, इसमें से कौन सा है, आपको उस आयोग को चुनना होगा जो कि विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ भारत का महान्यायवादी दिया हुआ है, भारत का महान्यायाभिकर्ता दिया हुआ है, विधि आयोग दिया है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी दिया हुआ है, मतलब NDMA। तो आप बताइए, जो ना आए वो आपको चुनना है, अर्थात 3 आएंगे, उनको भी याद रखना है। और 58 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कौन सी अथॉरिटी, कौन सी संस्था किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बाकी जितने हैं वो न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 76 में किसका प्रोविजन है? तो यहाँ दिया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 148 की बात करें तो इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी जो कैग है, उसके बारे में प्रावधान दिखाई देता है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जो प्रोविजन है वो 164 में दिखाई देता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है, 76 और 148। लेकिन जो लास्ट वाला है ना 164, उसमें गड़बड़ है। 165 में ये प्रोविजन हमें दिखाई देता है, जो राज्य का महाधिवक्ता है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसका पूरा प्रोविजन हमें दिखता है। यहाँ पे 165 होता तो सही हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे गलत जो विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो वित्त आयोग दे रखे हैं जितने भी नियुक्त हुए हैं, और उनका नियुक्ति का वर्ष दिया है। कभी कभी चेयरमैन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको दिमाग में रखने होंगे। 12वां वित्त आयोग, यानी जो 12th फाइनेंस कमीशन था, इसकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो 2002 है। 13th फाइनेंस कमीशन, इसकी जो डेट है अपॉइंटमेंट की वो 2007 है। 14th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था, इसकी अपॉइंटमेंट की डेट है 2012, और 15th जो फाइनेंस कमीशन था, इसकी डेट है 2017। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 3 सही होंगे, तो वो भी आपको याद रखने होंगे। और इसका सी वाला हो जाएगा, जो 14वां वित्त आयोग था। ठीक है, ये वाला सी वाला गलत है ना। जो 14वां वित्त आयोग था, इसके अपॉइंटमेंट की तारीख क्या है? 2013 है, न कि 2012।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को देखें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ पोस्ट दिया है और दूसरी तरफ उसकी जो मिनिमम एज है वो दे रखी है। तो आइए देखते हैं, और इसमें पूछ क्या रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मतलब इस पद पे बने रहने के लिए या इसे धारण करने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो 25 साल। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल की उम्र चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका 30 साल का होना आवश्यक है, और लोकसभा में मेंबरशिप पाने के लिए भी आप 30 साल के होने चाहिए अनिवार्य रूप से, ऐसा इसमें कहा गया है। तो सही क्या है? कोई एक ही सही है, वो कौन सा है? तो 61 का ए वाला हो जाएगा, मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये 25 साल का होना है, मतलब न्यूनतम जो आयु है वो ठीक। लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, इन सब के लिए 25 साल की आयु सीमा होती है, और विधान परिषद के सदस्य के लिए जो आयु सीमा होती है वो मतलब न्यूनतम जो एज चाहिए होती है वो 30 साल की होती है, और यहाँ सभी को 30 में घुसा दिया है, तो बाकी जो है वो गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इसमें से कौन सा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, और जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्हें, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या प्रोटेम स्पीकर को। मतलब किसको राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता है उसे आपको चुनना है। तो आप जानते हैं इसमें नो आंसर इज करेक्ट चुनना ही भलाई होगी, कोई भी उत्तर सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है उसे भी, न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उनको भी, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी, और प्रोटेम स्पीकर को भी, जो कि वरिष्ठ सदस्य को ही चुना जाता है। तो ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जिसे कि हम बाहर कर सकें। इसके बाद 63 को देखिए। यहाँ पर कुछ राज्य दिवसों के नाम दिए हैं, उनकी डेट दी हुई है, इसमें से कोई एक ही सही है, वो कौन सा होगा? तो आमतौर पर राज्यों की जो स्थापना वर्ष की तारीख होती है उसी को उसके डेट के तौर पे, मतलब जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ देखिए राजस्थान डे है 23 मार्च यानी 23 मार्च को। सिक्किम दिवस है 16 मई को। सिक्किम को किस तरह से भारत ने प्राप्त किया, ये बहुत बहादुरी का विषय है, और बहुत जो कूटनीति और रणनीति वाला मुद्दा है उसके तौर पे देखा जाता है। नहीं तो ये चीन के अधिग्रहण में चला गया होता, और यहाँ का जो राजा था चोग्याल, वो कतई भारत में विलय होने के पक्ष में नहीं था। खैर, इसके बाद जम्मू कश्मीर दिवस है 16 फरवरी, तेलंगाना दिवस है 22 जून। तो आप बताएं सही कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सिक्किम डे जो है ना 16 मई, यही एकमात्र इसमें सही है। राजस्थान दिवस की तारीख है 30 मार्च, ठीक 30 मार्च की तारीख। जम्मू कश्मीर की जो तारीख है, मतलब जम्मू कश्मीर दिवस की, वो 6 फरवरी है, मतलब 6 फरवरी। और तेलंगाना दिवस की जो तारीख है वो 2 जून। ये राज्यों के गठन या उनके स्वतंत्र होने का वर्ष है। इसके बाद 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है? मतलब जो उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट को नहीं सबमिट करता है, उसका नाम आपको देखना है। तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, या चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, कौन सा व्यक्ति होगा? इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प आप चुन सकते हैं। फिलहाल 64 का डी वाला ही चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। ये सभी जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपते, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो कि ऐसा न करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है। तो गलत आप चुनेंगे जब पढ़ेंगे इसे। देखिए, अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, मतलब जो यहाँ पर कहा गया ना 7th पे कमीशन, उसके ये चेयरमैन थे। और 7th पे कमीशन ये अपॉइंट किया गया था, इसका समय दिया हुआ है 2013। 7th पे कमीशन हैज़ प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 2014, मतलब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 2014 में। तो आप बताइए, 7वां वेतन आयोग, इससे अच्छी खासी वेतन में वृद्धि हुई है। जो एक खास वर्ग है नौकरी पेशा लोगों का, वो मालामाल हो गया है। ऐसा नहीं है कि वेतन की समान यहाँ वितरण की अवस्थाएं हम देखते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं, ओहदे होते हैं जिनको ज़्यादा वेतन मिलता है। खैर, अब यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा दोनों गलत। ऊपर वाला तो सही है, यहाँ चेयरमैन का नाम सही दिया है, लेकिन ये दोनों गलत हैं और हमें इसमें गलत ही चाहिए था। बात यह है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी 2014 में इसकी नियुक्ति होती है, 2015 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तो 2013 यहाँ कहना ही बेवकूफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल, द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? ये किसी किताब का नाम नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार का नाम है। जैसे अपने देश में भारत रत्न होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वैसे ही ये किस देश का नागरिक सम्मान है सर्वोच्च अपना? बताइए। यहाँ स्पेन दिया है, कनाडा दिया है, फ्रांस दिया है, और इसमें से कोई नहीं दिया है। तो ये मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मैक्सिको इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आप डी वाले को चुन लीजिए और आगे चलिए। डी वाले को चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू सेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
कौन से दो विषय संविधान के एक ही भाग में संबंध रखते हैं, बताइए। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी तीसरा और चौथा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों जो है ये एक ही भाग से संबंध रखते हैं, बाकी जो है उनके लिए तो अलग अलग भाग बने हुए हैं। मतलब भाग 2 जो है वो पूरा सिटीजनशिप वाला है, नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 का ही जो क्लॉज क है यानी क्लॉज ए है उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है बाद में। तो है तो एक ही भाग ना, क्लॉज भले अलग अलग हो, तो ये दोनों एक साथ। इसके बाद 68 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑड ऑप्शन का चयन आपको करना है। तो संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट यहाँ पे बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसका प्रावधान। इसके बाद सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब इसमें से ऑड कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ये कैसे, किस आधार पे आप ऑड कीजिएगा, तो यहाँ किस जगह से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे हमारे संविधान ने बहुत से अन्य संविधानों से बोरो किया है ना, तो कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया है उसी आधार पे देखिएगा। देखिए कनाडा का जो संविधान है वहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारा प्रोविज़न हमने वहाँ से बोरो किया है। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने जो ज्वाइंट सिटिंग वाला मामला है, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसको ग्रहण किया है। तो वही इसमें से ऑड है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी ए वाले को हम चुनते हैं। बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। इसके बाद 69 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी 2 समितियाँ एक ही वर्ष में बनाई गई थी। तो यहाँ दिया है GV राव कमेटी, थुंगन कमेटी, गॉडगिल कमेटी। बताइए सेम ईयर में कौन सी इसमें से अपॉइंट की गई थी या फॉर्म की गई थी। तो 69 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। ठीक, दूसरा और तीसरा इसमें से एक ही वर्ष में डेवलप किया गया था या बनाया गया था, अर्थात थुंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी। GV राव कमेटी की जो डेट है ना वो 1985। थुंगन कमेटी और गाडगिल की जो डेट है वो 88 है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। एक तरफ ईयर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ रिलेटेड थीम्स दिया हुआ है, मतलब इसमें बजट का थीम क्या था वो दिया हुआ है। तो बजट जो 2018-19 का था, मतलब वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, तो उसमें थीम था औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 2019-20 का जो बजट था उसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिला सशक्तिकरण, और 2020-21 का जो बजट था उसमें एम्पावरमेंट विथ सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ऐसा सशक्तिकरण यहाँ गलत लिखा है, सशक्तिकरण इस पर बड़ी की मात्रा होती है ऐसे। ठीक, ये शुद्ध होता है। खैर अब देखिए 70वें को और बताइए। इसका डी हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं है इसमें। सही विकल्प हमें चुनना था, लेकिन इसमें देखिए डी वाले में दिया तो है। डी वाले को अगर चुने तो इसका दूसरा और तीसरा सही होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा अगर हम यहाँ से चुन लें तो गलत हो जाएगा। इसके जो थीम है वो गड़बड़ा जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला होगा। सी वाले को अगर चुनते हैं ना तो परफेक्ट होता है, पहला दूसरा इसमें सही, तीसरा वाला सही नहीं। असल में इसमें देखें आप, जो स्वावलंबन से सशक्तिकरण वाला है ना, ये 21-22 का है, जो लेटेस्ट वाला हमारा बजट आया है उसमें ये थीम दिया गया है। तो ये पीछे वाले बजट का यानी ठीक पिछले साल वाले बजट में कहाँ से चला जाएगा। तो यही इसमें एकमात्र नीचे वाला गलत है। यहाँ 2021-22 लेटेस्ट वाले बजट से इसका कनेक्शन होगा, बाकी दोनों सही है। तो इसका सी वाला विकल्प सबसे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। यहाँ यूपी के बजट की बात हो रही है, उससे जो संबंधित रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो अभ्युदय योजना में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ रुपए का है, मतलब आवंटन जो बजट का होता है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 479 करोड़ रुपए का आवंटन है। पालनहार योजना जो है उसके लिए 25 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया है, ऐसा इसमें दिया है। तो आप बताइए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो डी वाले को चुन लेते हैं, इसमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बिना देर किए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। हाउ मेनी सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द उत्तर प्रदेश सेफ सिटी स्कीम। जो उत्तर प्रदेश सेफ सिटी स्कीम है उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है, उनकी संख्या आपको बतानी है। और साथ में ये पूछा जा रहा है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट सिटी टू बी इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम में जोड़ा जाने वाला जो पहला शहर था उसका नाम क्या है। और ये सब जानकारी किस पर बेस करती है, तो जो बजट है 2021-22 का यूपी का, उस पर ही आधारित। तो 72वें का डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। असल में जो सेफ सिटी योजना है उसमें 17 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 17 का विकल्प तो यहाँ दे रखा था, डी वाले को पहले चुन लेते हैं। 17 शहर है टोटल, और शामिल होने वाला जो पहला शहर है वो प्रयागराज नहीं है बल्कि लखनऊ। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि 17 और लखनऊ एक साथ दिया, इसलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 73 को देखें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये भी यूपी बजट से ही रिलेट करता है। तो गोरखपुर एयरपोर्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे डिक्लेयर किया गया है।
और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट जो है ये 101 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हुआ। और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, यानी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये योजना का नाम है। इसके लिए जो बजट आवंटन है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये आवंटन दर्शाया गया है, ठीक। लागत जो यहाँ दी हुई है ये आवंटन लागत। अब इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। डी वाले में कहा जा रहा है कि कोई गलत नहीं है, बताइए। फिलहाल इसका ए वाला हो जाएगा, इसमें सिर्फ पहला वाला ही गलत है। पहला वाला जो गोरखपुर एयरपोर्ट का दे रखा है यही इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब तो सही, ठीक। तो फिर एयरपोर्ट है कौन सा? ये कुशीनगर एयरपोर्ट है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनियन बजट 2021-22। अब ये यूनियन बजट को बेस बना के कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए जो बजट आवंटन है वो है 2568 करोड़ रुपए। और प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स वाला जो फंडा है या सेक्टर है, उसमें अगर देखें तो 2472 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया है। हालांकि धनराशि इतना भी नहीं पूछी जाती है, परसेंटेज वगैरह रहता है तो पूछ लिया जाता है। धनराशि में ऐसा नहीं होता कि आपको एक एक आंकड़ा रटना होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए देखिए। तो 74 का जो राइट आंसर है इसे पहले देख लीजिए, बी वाला हो जाएगा। सिर्फ दूसरा, इसमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है, तो सिर्फ दूसरा सही है। प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है, मतलब योजना और सांख्यिकी वाला, इसका आवंटन ठीक दे रखा है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितना दिया गया है? तो वो 2658 करोड़ रुपए, 2658, ठीक। और यहाँ पे 568 दिया है, इसलिए गलत हो गया है। इसके बाद 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। रुपया कहाँ जाता है, मतलब वेयर डज द रूपी गो। आप देखते हैं ना, रुपया आता है, रुपया जाता है, ये बजट में बहुत तेज देता है। तो यहाँ रुपया कहाँ जाता है वो पूछ रहे हैं, देखिए कहाँ जाता है। पेंशन में 6 पैसे जाता है, आर्थिक सहायता में 8 पैसे जाता है, ब्याज अदायगी में 20 पैसे जाता है और रक्षा में 9 पैसे जाता है। आजकल पैसे में तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बजट में होती है। तो आइए देखते हैं इसे, कौन सा होगा इसमें से, मतलब सही विकल्प पूछा जा रहा है ना आपसे। तो 75वें का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स के बारे में कहा जा रहा है ना, 20 पैसे वाला, वही सही है। पेंशन में जो यहाँ जाने की बात हो रही है तो 5 पैसा होता है, आर्थिक सहायता में 9 पैसा होता है, और जो रक्षा वाला सेक्टर है या सेगमेंट है उसमें 8 पैसा होता है। तो इसमें और कुछ भी सही नहीं दिया है। इसके बाद 76 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये 568 बिलियन डॉलर का है, और पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो है वो 1,26,968 रुपये है। इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वो दे रखी। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। इकोनॉमिक सर्वे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है, पहले वाले में गड़बड़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार जो दिया है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो असल में कितना है, इसकी जो असल मात्रा है वो 586 है, यहाँ 568 दिया हुआ है, 586 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ द फिजिकल डिफेक्ट बीन इन इकोनॉमिकल रिव्यू 2020-21। मतलब आर्थिक समीक्षा 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहा है, वो प्रतिशत आपको बताना है। तो हाँ, प्रतिशत पूछा जाता है, आंकड़े कम पूछे जाते हैं और परसेंटेज ज़्यादा पूछा जाता है। तो 3.2% है, 3.4% है, 3.6% है, और नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। आप बताइए। तो देखिए 77 का हो जाएगा डी वाला, नॉन ऑफ दीज। असल में ये कितना है, 3.5 है, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। जब तक 2021 की लेटेस्ट वाली नहीं आ जाती है, 2 साल में ये जारी होती है, तब तक हम 2019 वाली को ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ कहा गया कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो है पूरे भारतवर्ष का, वो 3796 स्क्वायर किलोमीटर है। इंक्रीज इन ट्री कवर हम लोग देखते हैं 1221, मतलब 1221 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। दोनों गलत है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, डाटा यहाँ गड़बड़ दे रखा है। 3976 स्क्वायर किलोमीटर ये वनाच्छादित जो क्षेत्रफल है उसमें इंक्रीजमेंट दर्ज किया गया है, और जो ट्री कवर में इंक्रीज देखा गया है वो करीब 1212 है। मतलब यहाँ 1221 दिया है, जबकि 1212 स्क्वायर किलोमीटर टोटल विस्तार देखा गया है। ये ट्री कवर की बात हो रही है, तो दोनों गलत। इसके बाद 79 को देखिए, यहाँ पे यूपी की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब ISFR रिपोर्ट है 2019 वाली, उसके आधार पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण वृद्धि वाले जो 2 जिले हैं वो सहारनपुर और मैनपुरी हैं, ठीक है। और सर्वाधिक वनावरण कमी वाले जो 2 जिले हैं वो कांशीराम नगर और भदोही हैं। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो 79 की अगर बात करें तो इसमें डी वाला हो जाएगा। डी वाले को देखिए,
यहाँ ये पूछा जा रहा है ना, देखिए ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है और कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से कमी देखी गई है, ये आपको देखना है, ना कि उनकी मात्रा देखनी। तो अब बताइए इसमें कौन सा होगा, और कोई भी सत्य नहीं है। असल बात यह है कि जो सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि वाले 2 जिले 2 साल में दर्ज किए गए हैं उसमें सहारनपुर है और मुजफ्फरपुर है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर देखी गई है? कांशीराम नगर और बदायूं में देखी गई है। वनावरण के मामले में पीछे भदोही है, लेकिन कमी वहाँ नहीं दर्ज की गई है। और वन विभाग का जो डाटा होता है ना, उसके आधार पर वहाँ वनावरण कम हो सकता है, लेकिन पेड़ वहाँ बहुतायत है। तो ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पेड़ ऐसे होते हैं, फुटकर बहुत ढेर सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उनको वन विभाग या जो ये फॉरेस्ट सर्वे है ये गिनता नहीं, और इसका बहुत नुकसान होता है। वो सारे पेड़ ऐसे ही अवैध तरीके से कटवा दिए जाते हैं और कोई पूछने नहीं आता है। इसके बाद 80वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। जो सर्वे की निगाह में आ जाते हैं ना पेड़, वो तो सुरक्षित हो जाते हैं, काफ़ी हद तक उन पर प्रोटेक्शन हो जाता है। यहाँ कहा गया कि भारत के यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से संबंधित जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो एक तरफ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उनका दिया हुआ है, और उनका नोटिफिकेशन ईयर जो है वो दूसरे तरफ दिया हुआ है, मतलब दाहिनी ओर दिया हुआ है। तो यहाँ देखें, ऐतिहासिक शहर के तौर पे अहमदाबाद को चुना गया था, मतलब हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में। जयपुर सिटी को डिक्लेयर किया गया था 2010 में। और रानी की बाव जो कि नोट के पीछे छपी है, कौन से रुपए का नोट है वो बताइएगा। तो रानी की बाव को डिक्लेयर किया गया था 2014 में। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा वाला गलत है, जयपुर सिटी वाला। जयपुर सिटी की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है? 2020 है, 2020 है, ना कि 2010। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड एट इन द सेम स्टेट? मतलब इसमें से कौन से 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो कि सेम स्टेट में लोकेट करते हैं? तो बनरघट्टा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है और इंद्रावती नेशनल पार्क है। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और 81 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, पहला और दूसरा, मतलब बनरघट्टा और बांदीपुर। तो आप बताइए कि ये राज्य कौन सा है, ये दोनों किस राज्य में बिलोंग करते हैं? कर्नाटक में बांदीपुर से आप आराम से गेस कर सकते हैं ना। और इंद्रावती की लोकेशन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, इसको भी जानते रहिए। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। चूज द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व, अभी हाल फिलहाल में एक और टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है लेटेस्ट, लेकिन अभी वो 52वें के तौर पर शामिल नहीं हुआ है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान का है, 52वां वो जल्दी ही बन जाएगा। फिलहाल यहाँ जो दिया है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, अचान कमार अमरकंटक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती है। तो आप बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है? और 82 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब राज्य के आधार पे यहाँ भी आपको ऑड करना था। तो इसमें आप जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए, पलामू। पलामू की लोकेशन कहाँ पे? झारखंड में, आप जानते हैं। बाकी जो है जैसे उदंती सीता नदी है, अचान कमार है और इंद्रावती है, इनकी लोकेशन कहाँ है? ये सब छत्तीसगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड एट द सेम स्टेट? कौन कौन सी इसमें से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि एक ही स्टेट में बिलोंग करती हैं? कोई 2? तो नौरादेही, फणसार और मलाई महादेश्वर करके यहाँ पर जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके नाम दे रखे हैं। और 83 का डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ये तीनों ही 3 तरफ हैं, इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं। नौरादेही की जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में है, जो फणसार आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र का है, और मलाई महादेश्वर जो है वो कर्नाटक का है। तो 3 राज्य अलग अलग हो गए। इसके बाद 84 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट लोकेटेड इन इंडिया? मतलब इसमें से कौन सा स्थल जो आर्द्र भूमि है वो रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर की, आसान बैराज या आसन बैराज जिसे कहा जाता है ये उत्तराखंड का, लोनार लेक महाराष्ट्र की, या नॉन ऑफ दीज? तो 84 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी तो रामसर साइट में शामिल है, ठीक। तो नॉन ऑफ दीज को चुन लेते हैं। वुलर लेक जम्मू कश्मीर, आसन बैराज उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये सब रामसर साइट है भारत में। इसके बाद नेक्स्ट 85 को देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में ये बात की जा रही है। यहाँ पर कामेंग एलिफेंट रिजर्व की बात की गई है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, और इतांकी एलिफेंट रिजर्व है, और सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट कॉरिडोर और एलिफेंट कंजर्वेशन, ये सब बातें हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हाथियों के ऊपर भयंकर संकट मंडरा रहा है, चाहे वो अफ्रीकन एलिफेंट्स हो या एशियन एलिफेंट हो। बल्कि अपने देश से अच्छी स्थिति तो हाथियों की चाइना में ही दिखाई देती है, मतलब उनका शारीरिक जो बाहुबल है वो भी ठीक ठाक। यहाँ तो सब मरियल हो गए और जनता उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है ये जग जाहिर बात है। तो खैर देखते हैं इसमें, बताइए पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में इसमें से ऑड आपको सेलेक्ट करना है। और 85 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व जो है वो इसमें से ऑड है, मतलब आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कामेंग हाथी अभयारण्य है। असम में अगर आप चले जाएं तो वहाँ शोनितपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। सो ये पूरा हाथी अभयारण्य के तौर पे डेवलप किया गया है। नागालैंड में इटांकी है और मयूरभंज चला जाएगा दक्षिण में, तो ये पूर्वोत्तर में कहाँ से है, उड़ीसा में इसकी लोकेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो तेलंगाना विल रिसेंटली स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क, मतलब पशु एम्बुलेंस नेटवर्क को शुरू करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य होगा, ऐसा इसमें कहा गया। और हाल ही में इसरो ने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सही का हमें चुनाव करना था, तो दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करेगा। तो ये राज्य कौन सा है, तेलंगाना नहीं है, बल्कि उसकी जो माता है आंध्र प्रदेश, वो यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। उसी से तो अलग हुआ है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो रिसेंटली रशिया जो है उसने लॉन्च किए हैं 38 सैटेलाइट्स, और स्पेस में ही लॉन्च करेगा, चंद्रमा पर तो लॉन्च करेगा नहीं। और ये इसमें देखा जाए तो 18 देशों के अलग अलग सैटेलाइट इसमें लॉन्च किए गए। मतलब एक देश लॉन्च करता है ना, तो उसमें कई सारे देश अपना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो वही दिया हुआ है कि 18 देशों के लिए स्पेस में ये 38 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया है। हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और 87 का जो राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है, ये वाला। अरिंदम बागची, इनका नाम आप जानते होंगे, अरिंदम बागची, इन्होंने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है। तो ये इसमें रहेंगे, यहाँ नाम गलत दे रखा था। इसके बाद 88 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। ये राजनाथ सिंह जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, या धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, या फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, बताइए। तो डी वाला हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी का इसमें नाम आता है, उन्होंने इसका अनावरण किया है। इसके बाद 89 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ कहा गया कि पोन पावी चोचुवोंग ने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है अभी हाल फिलहाल में, ऐसा दे रखा है। और भारतीय सशस्त्र सेना दुनिया में तीसरी सबसे मजबूत सेना बन गई है, 3rd नंबर पे है मजबूती के मामले में। तो इसमें से सही कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं है इसमें से, जितना दिया है सबका सब झूठ बोल रहा है। जो जापान की है नोजोमी ओकुहारा या ओकुहारा, इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोनपावी चैचुवोंग को हराया और महिलाओं का ये जो खिताब था इसको जीत लिया है। तो यहाँ विजेता कौन है, ओकुहारा है। और भारतीय सशस्त्र सेना जो है ये दुनिया में 4थे नंबर की सबसे मजबूत सेना है, तीसरी पोजीशन कुछ ज़्यादा ही हो गई, मतलब कुछ पहले ही आ गई। इसके बाद 90 नंबर का जो है उसको देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। 2 प्रश्न इसमें पूछे गए। पहले वाले में जो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति है 2021 की, उसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। और ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है इसमें भारत को कौन सी पोजीशन प्राप्त हुई है, वो रैंकिंग बतानी है। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिहार और 56वां। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना पर्याप्त है। बिहार राज्य जो है ये पहला राज्य बन गया। आजकल बिहार ऐसी नवोन्मेषी कार्य कर रहा है और 56वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उन्होंने हैव रिसेंटली स्टार्टेड द फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, मतलब कर्नाटक के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया है। और हाल में सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण का देहावसान हो गया है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पहला वाला। ये महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा जो फ्रूट केक स्टार्ट किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। कर्नाटक के किसान नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य का नाम महाराष्ट्र होगा, तो पहला वाला गलत। ठीक, ए वाले को चुन लेते हैं, दूसरा सही है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 92 में कहा जा रहा है कि विच बैंक हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड, मतलब ये कौन सा बैंक है उसका नाम आपको बताना है। और वेयर हैज़ द ICGS C453 इंस्पेक्टर बोर्ड रिसेंटली, माफ़ कीजिएगा, इंटरसेप्टर बोर्ड रिसेंटली बीन कमीशनड, मतलब इसमें कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है, ये जो इंटरसेप्टर बोर्ड है वो भी जगह का नाम आपको बताना है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसने कि ये कांग्रेस पुरस्कार, मतलब HRD कांग्रेस पुरस्कार जो है इसको जीता है। ठीक, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2 ऑप्शन है, चेन्नई और उड़ीसा। तो उसमें से कौन सा होगा, तो चेन्नई में इसको कमीशन किया गया है, तो जो वेन्यू है वो चेन्नई होगा और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद 93 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हाल ही में राजनाथ सिंह ने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये पहला है। और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मेघालय में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, ऐसा इसमें दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ये जो दे रखा है ना 2 विकल्प, सही कौन सा है। 93 का जो राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा वाला इसमें गलत। कैसे? पीएम मोदी के द्वारा असम में इसका उद्घाटन किया गया है और यहाँ क्या दिया है, मेघालय, तो इसलिए ये गलत हो गया, पहला वाला ठीक है। इसके बाद 94 को देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ 82 नेशनल टेबल, यहाँ देखें, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, मतलब जो 82वें नंबर की राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी उसका एकल का खिताब किसने जीता है? अंकिता दास ने जीता है, या रीत ऋषिया ने जीता है, मनिका बत्रा ने जीता है, या नेहा अग्रवाल इसकी विजेता है। और 94 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका बत्रा इसकी विजेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अजय मल्होत्रा जो थे अभी हाल फिलहाल में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महापरिषद मानवाधिकार विकास परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को शुरू किया है। तो आप बताइए कि इसका गलत विकल्प कौन सा है। और इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है। तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची की जरूरत नहीं है, डी वाले को चुन लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है, तो उनकी सूचनाओं को देख लीजिएगा। इसके बाद 96, इसमें कहा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेकपीडिया नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका कनेक्शन किस देश से था, मतलब ये किस देश के पीएम थे, उस देश का नाम आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर 96 का हो जाएगा। ध्यान से पहले देख लीजिए, सी वाला, मतलब केरला और जॉर्जिया, ये जो ऑप्शन है ना, केरला और जॉर्जिया वाला, ये इसमें परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को देखें। HCL टेक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर है, या कानपुर है, या फिर खड़गपुर है, या फिर मद्रास है, सभी IIT हैं। और 97 का बी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, ये जो टेक्नोलॉजी का है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। डी वाले को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, माफ कीजिएगा, कानपुर वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मध्य प्रदेश 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला, यहाँ देखें, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के लिए पंख नाम का जो अभियान है उसको शुरू किया है। स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो सी वाला हो जाएगा, दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। ये राज्य मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश है, जो कि 2 एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया। यहाँ पे यूपी होगा, MP नहीं होगा, बाकी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 99 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरनेशनल कस्टमर डे, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे हैज रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2020। द थीम ऑफ दिस डे इज कस्टम्स ब्लॉस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूएबल एंड रिसाइलेंस, मतलब ये थीम वाक्य है इसका। तो आपको देखकर ये बताना है कि सही है अथवा नहीं। और उसके साथ दूसरे वाले स्टेटमेंट के तौर पे दिया है कि इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 6th इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जर्मन वॉच, मतलब जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाने वाला ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, और इसमें भारत को 6वीं पोजीशन प्राप्त हुई। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये आप बताइएगा। फिलहाल इसमें से ये बताइए कि सही क्या है। तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला इसमें सत्य है, मतलब सिर्फ पहला स्टेटमेंट परफेक्ट है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, जर्मन वॉच का जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें भारत की पोजीशन कौन सी है, 6वीं नहीं है बल्कि 7वें नंबर की रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ कहा गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ गुजरात। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द उद्यम सारथी एप्लीकेशन। ये उत्तराखंड की सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया है, फॉर द यूथ। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इसका डी हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं, जितना दिया है वो सब का सब झूठ बोल रहा है, गलत दिया है। सही बात यह है कि ये जो सीमा सुरक्षा बल है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसने राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है, जबकि वहाँ गर्म हवाएं चलती हैं। और यूपी की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तब भी बेरोजगारी एकदम शिखर पे। इसके बाद 101 को देखते हैं। 140 प्रश्न है ना, यहाँ देखें, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया है, ऐसा दिया है।
और निखिल श्रीवास्तव हैज़ रिसेंटली वॉन द माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। ठीक, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, ये एक अवार्ड है, इसको जीतने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम दिया है निखिल श्रीवास्तव। तो आप बताएं गलत क्या है इसमें से। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला वाला गलत है। इस वाले में क्या समस्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, मतलब जिसे ITBP कहा जाता है, तो उसने अभी रिसेंटली वॉन किया है द नेशनल आइस हॉकी कंपटीशन ऑफ द आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो कंपटीशन है उसको ITBP ने जीता है। बाकी जो दूसरा वाला है वो ठीक है। इसके बाद 102 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, मतलब उसके लिए चुना गया है। और किस केंद्रीय मंत्री ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यहाँ पर जो विकल्प दिया है उसे देख लीजिए। शशिधर जगदीशन का नाम दिया है और प्रकाश जावड़ेकर है, अमिताभ चौधरी और निर्मला सीतारमण है, श्याम श्रीनिवासन है और डॉक्टर हर्षवर्धन है। इसके अलावा चंद्रशेखर घोष, और साथ में नाम किसका दिया है, अमित शाह का नाम दिया है। तो बताइए, इसका सी हो जाएगा। श्याम श्रीवास्तव और माफ कीजिएगा, श्याम श्रीनिवासन और डॉक्टर हर्षवर्धन का जो नाम है वो इसमें सही होता है। तो सी वाला इसका परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नितिन गडकरी हैज इनॉर्गेटेड द न्यू 4 लेन, यहाँ देखें, न्यू 4 लेन थलतेज शिलौज रचांदा रेलवे ओवरब्रिज। ये थोड़ा सा विचित्र नाम है, तो इन तीनों जगहों को आप देख लीजिए, थलतेज, शिलाज और रचैंदा रेलवे ओवरब्रिज। इसका उद्घाटन किसने किया है, नितिन गडकरी ने किया है, ऐसा इसमें दिया है। और हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने अवलोकन नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया है, ऐसा इसमें दे रखा है। तो सही कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। और 103 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। अमित शाह जी ने ये जो 4 लेन का ओवरब्रिज है इसका उद्घाटन किया है, यहाँ नाम गलत दिया है, नितिन गडकरी का नाम नहीं होगा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अवलोकन नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया है। ठीक, इसके बाद 104 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई संपदा एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, और हरियाणा सरकार ने PR इनसाइट मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है, ये है 104। और 104वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, देखिए पहले बी वाला हो जाएगा ना। इसमें आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही चुनना था, तो दूसरा वाला एकमात्र गलत है। पंजाब सरकार ने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है PR इनसाइट, और यहाँ हरियाणा दे रखा है। इसके बाद 105 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। नीति आयोग ने अभी भारत में पहला जो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डिजीबॉक्स, ठीक, डिजीबॉक्स, इसको लॉन्च किया है। और ओडिशा के कटक शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो सही विकल्प कौन सा है ये आपको देखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ पहला हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें गलत। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो ओडिशा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर कटक शहर दिया हुआ है, तो ये राउरकेला होना चाहिए था। इसका करेक्ट आंसर सिर्फ पहला वाला है, तो ए को चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट, मतलब ये 2018 की रिपोर्ट है, इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब कुछ तो बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं वो आपको देखना है। और हाल ही में किसे एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ कुछ परसेंटेज दे रखा है, जैसे कि 65, 60, 55, 50। साथ में विनीत अग्रवाल, निरंजन हीरानंदानी और सुमंत सिन्हा, दीपक सूद, इस प्रकार से नाम दिए। बताइए। तो 106 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 60%। और विनीत अग्रवाल वाला जो विकल्प है वो सही है, 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, बहुत अच्छी बात। और ये जो व्यक्ति है इनका नाम विनीत अग्रवाल। इसके बाद 107 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ऐसा दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, सरकार इसको बेच रही है। इसके बाद अगला वाला देखिए। हाल ही में सेबेस्टियन वेट्टल ने वर्ष 2020 का BBC, यहाँ देखें, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है उसको जीता है। जीतने वाले व्यक्ति का नाम दिया है सेबेस्टियन वेट्टल। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 107 सी वाला हो जाएगा, दोनों तो गलत हैं। दोनों जो इसमें दिया है ना, दोनों के दोनों गलत हैं, और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। सही जानकारी ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर कार्ड तो लॉन्च किया है, लेकिन ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ना कि क्रेडिट कार्ड। वैसे भी रुपे जो शब्द है इससे आप समझ सकते हैं, ये डेबिट कार्ड।
ठीक है, तो पहला वाला गलत है। और सेबेस्टियन वेट्टल का जो नाम दिया है, जबकि लुइस हैमिल्टन का नाम यहाँ पे होना चाहिए था। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का जो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है उसको जीता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। रिसेंटली इंडियन बॉक्सर्स हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल इन कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, मतलब ये विश्व कप था बॉक्सिंग का, कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप था। इसमें 3 गोल्ड मेडल ये जो भारतीय बॉक्सर है ये जीतते हैं। कौन सा इसमें से स्वर्ण पदक विजेता नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है अमित पंघाल का नाम, मनीषा मौन है, सिमरनजीत कौर है और साक्षी चौधरी है। इसमें से कोई एक नहीं जीतता है, अर्थात 3 जीतते हैं, तो उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसका 108 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। साक्षी चौधरी इससे बाहर है, ठीक, और बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल। इसके बाद 109 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट एलॉय एंड देयर यूजेस। तो एलॉय में दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, इसके अलावा यहाँ देखिए टाइप मेटल दिया हुआ है, इसके बाद मैग्नीशियम दिया है, रोज मेटल दिया है। तो जर्मन सिल्वर के आगे लिखा है बर्तन बनाने में, टाइप मेटल के आगे लिखा है प्रिंटिंग उद्योग में, मैग्नीशियम के आगे लिखा हुआ है आधार वाले कंटेनर बनाने के लिए, रोज मेटल के आगे लिखा हुआ है स्वचालित फ्यूज बनाने के लिए। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा जो मैच दिया है वो सही है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा, पहला और चौथा। बी वाले को चुन लीजिए, इसमें से पहला, दूसरा, चौथा सही है, लेकिन तीसरा वाला इसमें गड़बड़ है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक, और यहाँ जो यूज़ दिया है वो क्या दिया है, बेस कंटेनर, तो यही गलत है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 साइंस के क्वेश्चन है। यौगिकों के सामान्य नाम और रासायनिक नामों से संबंधित जो यहाँ सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, ऐसा इसमें दिया है। फिर चूना पत्थर जो होता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। साल्ट पीटर जो होता है ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है एक्चुअली। और रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल ये एसिटिक एसिड को कहा जाता है। अब इसमें ऐसा दे रखा है, तो सही कौन सा है वो बताएं। इसका ए वाला हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तो ठीक है, ये तीनों सही है शुरुआत वाले, लेकिन चौथा वाला गलत है। जो किंग ऑफ केमिकल्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, और किंग ऑफ एसिड किसको कहा जाता है, वो एक्वारेजिया होता है, जो कि 2 भयंकर अम्लों को मिलाकर बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो आप जानते ही हैं, H2SO4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द मास ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ऐसा दिया है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, तो वो दिया है 1.672 इंटू 10⁻⁻24। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 दिया है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। केवल तीसरा वाला सही है, ये सब किलोग्राम में है, असल में सब यहाँ पर केजी में है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान की बात हो रही है ना। एकमात्र इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सही दिया है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻24 होता है, और न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻24 होता है। -24 में ये है, मतलब प्लस में मत समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वेरियस मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सॉलिड स्पेयर मॉडल जो था, सॉलिड स्पेयर का जो मॉडल था ये जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। क्वांटम मॉडल जो था ये नील्स बोर का दिया हुआ है। न्यूक्लियर मॉडल जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, और प्लम पुडिंग मॉडल जो था ये जे थॉमसन का था। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। सबने अपना अपना कयास लगाया कि परमाणु कैसा दिखता होगा या इलेक्ट्रॉनों का उसमें कैसा संयोजन होगा। कोई तरबूजे जैसा बता रहा था, कोई ठोस गोले जैसा बता रहा था, तो वही सब दिया है, बताइए। और 112वें का बी वाला हो जाएगा। इसमें जो ये वाला ऑप्शन है ना, पहला, तीसरा और चौथा, वो सही है। दूसरा वाला इसमें गलत। क्वांटम मॉडल जो है ये नील बोर का दे रखा है, जबकि क्वांटम मॉडल को देने वाले एरविन श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन जो है वो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें ये कहा गया कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द टाइप ऑफ एसिड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्चार्जेस हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। मतलब जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का यहाँ पे त्याग किया जाता है, तो उसके आधार पे अम्लों के बारे में जो विषम विकल्प है उसका चयन आपको करना है। ऑर्सेनिक अम्ल है, मतलब ऑर्सेनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। बताइए इसमें से कौन सा ऑड होगा। तो डी वाला हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। मतलब ऑर्सेनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये पॉलीप्रोटिक अम्ल होते हैं, ठीक है, वैरायटी के आधार पे। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये मोनोप्रोटिक एसिड होता है। तो यहाँ पर इनमें बेसिक डिफरेंस है, इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 114 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स।
तो जो मीजरमेंट इक्विपमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखिए, किससे क्या नापा जाता है कुल मिलाकर। मैग्नेटोग्राफ जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मीजर करता है। मैनोमीटर से एयर प्रेशर नापते हैं। सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ जो होता है उससे एसिलरेशन को मीजर करते हैं, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और मैग्नेटोमीटर जो होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड को मीजर करते हैं। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ पर कुछ इसका जो हिंदी वाला विकल्प है उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल 114वां जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है इसमें, ठीक, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा वाला यानी मैनोमीटर सही है, और तीसरा वाला यानी सीस्मोमीटर और एसिलरेशन वाला जो उसमें मैचिंग दिया है वो भी सही है। देखने में हो सकता है गलत लगे, आप उसे भूकंप से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है कि जो भूकंपीय तरंगों की गति होती है उसी को ये नापता है। तो भूकंपीय तरंगों में जब वेग है तो एसिलरेशन अपने आप होगा, और उसी एसिलरेशन के आधार पर इनकी इंटेंसिटी डिसाइड होती है। तो वो एक्चुअली जो नापता है वो एसिलरेशन होता है, ठीक। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। पहले और चौथे में इंटरचेंज हो गया है। मैग्नेटोग्राफ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को नापता है, ठीक है, और मैग्नेटोमीटर जो है ये फ्लक्स को नापता है, इस प्रकार से। इसके बाद 115 को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स। कुछ ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें कि हम सुन नहीं पाते, और कुछ हमारे ऑडिएबल होती हैं तो उसको हम सुन लेते हैं। यहाँ श्रव्य तरंगे अर्थात जो हम सुन लेते हैं उनके बारे में दिया। उनकी रेंज होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की। अल्ट्रासोनिक वेव जो कि हम नहीं सुन पाते लेकिन कुत्ते सुन लेते हैं, वो होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं ये मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ देखें और बताएं, सही नहीं चुनना है, गलत विकल्प की तलाश करनी है। इनकरेक्ट ऑप्शन देखिएगा, इसका बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा दोनों गलत है, ये देखकर भी मालूम हो रहा है, ठीक। अल्ट्रासोनिक और जो इंफ्रासोनिक का दिया, अल्ट्रासोनिक की रेंज क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जबकि जो इंफ्रासोनिक होती है उनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद 116 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इन्वेंटर्स ऑफ मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पराबैंगनी विकिरण यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसको खोजने वाले जॉन विलियम रेटर थे, ठीक। इसके बाद जो अवरक्त विकिरण है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको खोजने वाले हेनरिक हर्टज थे। एक्सरे किरणों की खोज विलियम कॉनरॉड रॉन्जन ने या प्रोफेसर रॉन्जन ने की थी, इन्हें प्रोफेसर रॉन्जन भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है 1901 में वो पहली बार इन्हीं को दिया जाता है एक्स किरणों के इन्वेंशन के लिए। तो आप बताएं इसमें से सही कौन सा है। तीसरा वाला तो ठीक होगा, लेकिन बाकी जो दो ऊपर के हैं वो, और 116वें का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, बीच वाला गड़बड़ है, ये वाला इसमें गड़बड़ है जो हेनरिक हर्टज दे दिया है, ठीक। सी वाले को चुन लेते हैं। असल में इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज करने वाले कौन थे, ये विलियम हर्शल थे, हेनरिक हर्टज नहीं थे, इसलिए ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल ऑफ द सबस्टेंसेस। जो क्रांतिक कोण होता है ना पदार्थों का, उसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो वाटर का होता है 48.75 डिग्री। कांच जो होता है या क्राउन ग्लास होता है उसका 37.31 डिग्री होता है। फ्लिंट ग्लास का 41.14 होता है और डायमंड का 24.41 होता है। ये जो क्रिटिकल एंगल है इसके आधार पे आपको तय करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका डी हो जाएगा। पहला और चौथा इसमें करेक्ट है, ठीक। पहला और चौथा सही है, लेकिन ये जो क्राउन और फ्लिंट ग्लास का दिया है ना ये गलत दिया है। क्राउन कांच जो होता है या क्राउन ग्लास होता है इसका 41.14 डिग्री होता है, और जो फ्लिंट कांच या ग्लास होता है उसका अगर आप देखें तो 37.31 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए। नाइट्रोजनी क्षारकों के संबंध में विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो एडेनिन, थायमीन, इसके अलावा साइटोसिन और यूरेसिल का नाम दिया है। ये सब नाइट्रोजेनियस बेसिस के नाम है, लेकिन उसमें से ऑड कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो एडेनिन है पहला वाला वही ऑड है, बाकी सब जो है वो एक जैसे हैं। कैसे ऑड है ये, तो देखिए ये प्यूरिन क्षारक या प्यूरिन जो बेस है उसके तौर पे देखा जाता है। प्यूरिन बेस होता है एडेनिन, बाकी जितने हैं वो क्या है, वो पिरिमिडीन बेस के तौर पे देखे जाते हैं, जिसमें कि थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल का नाम आता है। इसके बाद 119 को देखिए। वेयर आर द सीव ट्यूब्स फाउंड। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि वेयर डज द फूड आइटम कलेक्टेड इन प्लांट। मतलब दो चीज़ें पूछी गई है कि चलनी नलिकाएं जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, और पौधों में जो भोज्य पदार्थ है उसका संग्रह कहाँ पर होता है। तो जाइलम और मृदुत्तक है, इस प्रकार से दिया है। इसके अलावा फ्लोएम और दृढ़ोत्तक है, ये सब उत्तकों के नाम है। जाइलम और दृढ़ोत्तक है और फ्लोएम और मृदुत्तक है। आप बताइए। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला। मतलब इसमें अगर देखें तो जो फ्लोएम का नाम है ना, ये डी वाले को पहले चुन लीजिए। इसमें 119 का करेक्ट आंसर डीएम, ये फ्लोएम और मृदुत्तक हो जाएगा। जो मृदुत्तक होता है यहाँ पे भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है, और फ्लोएम जो होता है यहाँ पे चलनी नलिकाएं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए। अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं
उनके रूपांतरण के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो वरीयता मूल होती है, ठीक, ये शकरकंद में पाई जाती है, जो स्वीट पोटैटो होता है उसके अंदर। वायवीय मूल यानी जो एरियल रूट है वो किस में पाई जाती है? ऑर्किड नस्ल के जो पौधे होते हैं उसमें पाई जाती है। साकंद मूल जो होती है, मतलब ट्यूबरस रूट जो होती है, वो सिनकोना में पाई जाती है। ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताएं कि 120 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से इनकरेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और 120 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों गलत है, ठीक, पहला और तीसरा दोनों गलत है, बीच वाला जो है वो सही है। वरीयता मूल जो है वो सिनकोना में पाई जाती है। इस सिनकोना को इधर पहुंचा दीजिए, ठीक, एनुलेटेड जो रूट है उसमें इसको कलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ट्यूबरस रूट जो है वो स्वीट पोटैटो में पाई जाती है। साकंद मूल जो है वो शकरकंद में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 121 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेसेंसिफिलॉन, मतलब इसमें से कौन सा इसका पार्ट है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रोबेंसिफिलॉन। तो आप बताइए कि इसमें जो मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है, इसके कौन से भाग हैं? तो पहले मध्य मस्तिष्क के भाग के तौर पे देखें, यहाँ सेरिब्रल पेंडिकल का नाम दिया है और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम का नाम दिया है। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम दिया है। सेरिब्रल पेंडिकल का नाम दिया है और सेरिब्रम का नाम दिया है। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम का नाम दिया है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। और 121 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी सेरिबेरल पेंडिकल और सेरिबेलम का जो ऑप्शन है वो परफेक्ट, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं 122 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें प्लेग का नाम दिया है और प्लेग को फैलाने वाला जो वाहक है वो कौन है? पास्चुरेला पेस्टिस है। काली खांसी को फैलाने वाला जो जीव है इसमें वो ट्रेपोना पैलिडियम है, इस प्रकार से दिया है। और कोढ़ का कारण माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। तो सही कौन सा है इसमें से? 122 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें सत्य। पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। काली खांसी के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो वो बोर्टाडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ सीरीज वाला जो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। इसमें आप देखें ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि 11.5 है, 36.5 है, 15.5 है और 41.75 है। ये ऐसा मत समझिएगा कि एक इधर है और एक इधर है, ये नंबर नहीं पड़ा है। 11.5 है, उसके बाद 36.5 है, ऐसे दिया हुआ है। 15.5 है और 41.75 है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसमें आपको बेसिक डिफरेंस देखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में एक समान अंतर होता है, तो समांतर श्रेणी डेवलप हो जाती है। कभी कुछ चीज़ों का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके निकाला जाता है, कभी कुछ समान जो अंक होते हैं उनसे हम डिवीजन कर देते हैं, तो भी हमें एक जो करेक्ट नंबर है आगे वाला वो पता चल जाता है। तो फिलहाल इसमें गुणागणित लगाने पर इसका जो राइट आंसर है 123 का, वो उसमें से हो जाएगा बी वाला, 128.75। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि जो कोड लैंग्वेज है उसमें सपोर्ट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, यहाँ देखें लिखा कैसे गया है, SSNQOVR, इस प्रकार से लिखा जाए, मतलब यहाँ प्रत्येक वर्ड को रिप्लेस करने वाला दूसरा वर्ड है। तो उसी कोड लैंग्वेज में अगर हम अट्रैक्ट को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो जो कोड लैंग्वेज होती है उसमें या तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं आगे पीछे करके कि कितने गैप के बाद उस अल्फ़ाबेट को लिया गया है। जैसे एस है तो उसके बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट उसकी जगह पे यूज़ किया गया है तो उसमें कितना गैप है। यहाँ मान लीजिए यस दिया है, यहाँ भी यस दिया है, तो बीच में 0 गैप है। इस आधार पे देखते हैं, तो गैपिंग के आधार पे देख लेते हैं या क्रम विन्यास के आधार पे तय कर लेते हैं कि किस अल्फ़ाबेट की जगह पे हमें कौन सा यूज़ करना है। कुल मिलाकर बात ये, और उसी आधार पे जो वर्ड हमसे कहता है उसको लिख कर देखते हैं और ऑप्शन चुन लेते हैं। तो 124 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो SDZQSUZ करके दिया है ना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं 125 को देखिए। यहाँ कहा गया कि ये रक्त संबंधों वाला है, मतलब मामा का, भाई का, मौसा, उस प्रकार से। तो एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए दिवाकर ने कहा कि इसकी माँ मेरे पुत्र की, माफ़ कीजिएगा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसकी माँ जो है, मतलब जो फोटो में आदमी दिख रहा है उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। संजय की कोई भाई या बहन नहीं है, तो दिवाकर उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, आप बताइए। इसमें ऐसा कहा गया है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। और बीच में ये जो संजय नाम दे दिया है ना, यहाँ दिवाकर कर लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर संजय को खोजने निकल पड़ेंगे कि ये कौन सा इसमें घुस आया, मतलब इनका कौन सा रिलेशन इसमें हम जोड़ें। ठीक, इसमें दिवाकर ही है और इसीलिए स्पष्ट भी कर दिया है कि कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब और कोई नहीं। तो आप कनेक्ट करके देखिएगा और इसमें आप जब रिलेशन जोड़ेंगे ना, तो 125 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, फादर, पिता का रिलेशन होगा यहाँ पे। मतलब दिवाकर और उस व्यक्ति में जो संबंध है वो क्या है, पिता पुत्र का है। इसके बाद आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126 को देखिए। दिव्या अनोखी से बड़ी है, अनोखी एक लड़की का नाम, लेकिन शगुन से छोटी है। दिया दिव्या से बड़ी है। अब यहाँ कौन किससे बड़ा है वो आप लिख लीजिए पहले। दिव्या जो है वो अनोखी से बड़ी है, ठीक है, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन दिव्या से भी बड़ी शगुन है, तो शगुन इससे पहले आएगी। और दिया जो है वो भी दिव्या से बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, मतलब शगुन से बड़ी नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ा कौन है फिर? शगुन होगी, इसमें कॉमन आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आवश्यकता होती है। यहाँ दिशा वाला आ गया, देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा कौन कितने किलोमीटर किधर चल रहा है। जैसे ये आपका हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसे आपने कर लिया। अब इसमें देख लीजिए पूरब दिशा में रवि जो है वो चलना शुरू कर रहा है, 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 7 किलोमीटर दक्षिण में चला जाता है, उसके बाद 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, यहाँ देखें, फिर वहाँ से वह 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। अब यहाँ से फिर वो अपना रूट चेंज कर रहा है, तो 2 किलोमीटर पूरब में चल रहा है, फिर अंत में वो 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, इधर की तरफ। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है, अब यहाँ से आप मीजर कर लीजिएगा, एंगल बनेगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा, तो उसके आधार पे निकाल लीजिएगा, नहीं तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके आधार पे हम काउंट कर सकते हैं। तो 127 का जो राइट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। 5 किलोमीटर टोटल वो अपने डेस्टिनेशन से, या जो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से दूर है। इसके बाद 128 को देखें, यहाँ कहा जा रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड चूज विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ जो निष्कर्ष है उसी के आधार पे आपको उत्तर चुनना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है, जो लिखा होता है वही देखना होता है। सभी जानवर पक्षी हैं, संभव नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है तो वही मानना है। कुछ शेर पक्षी हैं। अब आप इसमें देखिए कथन दिए, 2 कथन है ना, इसमें दिया है कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड और सम लायंस आर बर्ड्स। कंक्लूजन ये है कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल और सम लायंस आर एनिमल, ऐसा दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा, यहाँ देखें कौन सा विकल्प सही है। केवल निष्कर्ष जो पहला है वही सही है, इसमें केवल निष्कर्ष पहला वाला सही है, या केवल निष्कर्ष दूसरा वाला सही है जो कि कथन का पालन कर रहा है, या दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? और इसमें आप देखिए कि डी वाला हो जाएगा, नो कंक्लूजन फॉलो। कोई भी जो कंक्लूजन है ना, ध्यान से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसे वो फॉलो नहीं करता है। सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ शेर जो है वो पक्षी, ठीक है, कुछ शेर पक्षी हैं, मतलब सभी शेर जो है वो पक्षी नहीं है, ठीक। अब यहाँ क्या दिया गया कि सभी पक्षी जानवर हैं। ये बात तो ठीक है कि सभी जानवर पक्षी हैं, लेकिन ये कहीं भी कथन में नहीं लिखा हुआ था कि सभी पक्षी जो है वो जानवर हो सकते हैं। उसमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे वाले में कहा गया कि कुछ शेर जो है वो जानवर है, हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कथन में तो कहा नहीं गया है ना। कथन के आधार पे ही हमें निर्णय लेना है, तो इसमें कुछ भी सही नहीं है। फिर डी वाले को हम चुनते हैं। कोई भी कंक्लूजन इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। 129 को देखिए, यहाँ कहा गया कि यक्स वाई की बहन है, मतलब ऐसा हो सकता है यदि यक्स वाई की बहन है और जेड वाई की माता है, ठीक। यक्स वाई क्या है, ये बहनें हैं आपस में, और जेड जो है वो वाई की माता है, अर्थात दोनों की माता है। जब दोनों बहनें हैं तो ये माता होंगी उनकी। फिर डब्लू जो है वो जेड का पिता है, ठीक है, डब्लू जो है वो इस जेड का पिता है। वाई और इसके बाद ये कहा गया कि वाई यक्स की बहन नहीं है, तो वाई जेड से कैसे संबंधित है। अब यहाँ ये मजे की बात है कि वाई जो है वो यक्स की बहन नहीं है, तो वाई जेड से फिर कैसे कनेक्ट होगी। ये तो सीधा रिलेशन हो जाता है कि जेड जो है इसकी माता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कनेक्शन नहीं है। तो 129 का अगर आप देखें तो यहाँ पे पुत्र का संबंध होगा, मतलब वाई जो है वो जेड से कैसे कनेक्ट होगी। ये बहन नहीं है तो भाई तो हो सकता है ना, ये आपस में दोनों बहनें नहीं है बल्कि भाई बहन है। यक्स जो है वो असल में फीमेल है और वाई जो है वो मेल है, ये इसमें पेच है, ठीक। दोनों भाई बहन है और उनकी माता का नाम जेड है, ठीक, और जेड जो है वो डब्लू की बेटी है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक। तो अब यहाँ आपको ये देखना था कि वाई जो है वो जेड से कैसे कनेक्टेड है, तो उसका बेटा हो सकता है, इस प्रकार से हमने चुना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 130वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कैलेंडर वाला इसमें क्वेश्चन आ गया। अगर 24 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 10 साल का कैलेंडर खोल कर बैठ जाइए और गिनिए उसमें से, जो कि परीक्षा में संभव नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और इसमें निकाल लेते हैं। तो ट्रिक लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका सी हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक। वेडनेसडे रहा होगा, बीच में लीप ईयर वगैरह को छोड़ते छाड़ते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बुधवार हो जाएगा। इसके बाद 131 को देखते हैं। मिनट और घंटे की सुई द्वारा 7:22 पर कितना एंगल बनाया जाता है। घड़ी है और उसमें 7:22 हो रहा है, ये घड़ी का पूरा सिस्टम है, ठीक है। इस प्रकार से 7:22 हो रहा है, मतलब कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बना हुआ है। अभी 7:30 नहीं बजा है।
तो कितने एंगल बनेंगे इसमें, मतलब कितने एंगल का कोण बनेगा? 89 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री तो बनने से रहा, 98 डिग्री बनेगा या 120 बनेगा? तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, और उससे ज़्यादा होता है तो फिर वो अधिक कोण बन जाता है। यहाँ पे 120 अंश का जो कोण है वो अधिक कोण है, ये 98 डिग्री का है वो भी अधिक कोण है। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 डिग्री। 89 डिग्री जो है उतने का एंगल यहाँ पर बनेगा, एग्जैक्टली एक कम बस 90 से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, चेतन और दीपा तथा एकता। यहाँ आप देख रहे हैं क्रम इनका, देखिए राम, श्याम, चेतन, दीपा और एकता एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की तरफ, यानी जो बीच का सेंटर पॉइंट है उधर की ओर मुंह किए हुए हैं, इस प्रकार से। श्याम, चेतन और दीपा के मध्य में है, मतलब चेतन यहाँ पे है, दीपा यहाँ पे है, तो श्याम यहाँ बीच में बैठा हुआ है। और राम जो है वो दीपा के दाएं से तीसरा है, मतलब उसके दाहिनी ओर से वो तीसरे नंबर पे। तो एकता के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है? तो काउंट कर लेंगे तो इसका जो नाम है वो आराम से आपको पता लग जाएगा। 132 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, राम होगा यहाँ से। ठीक, जब 5 ही लोग हैं तो गिनना आसान है, 20-25 लोग तो है ही नहीं है। इसके बाद 133 को देखिए, 63 छात्रों की एक पंक्ति में सिमरन बाएं से 24वें स्थान पर, राज दाएं से 30वें स्थान पर है, तो राज और सिमरन के बीच में कुल कितने छात्र हैं? मतलब 63 छात्रों की ऐसे पंक्ति है तो आप 63 ऐसे बना लीजिए, और उसमें सिमरन बाएं से 24वें स्थान पे है तो बाएं से आप गिन लीजिए 24वां नंबर, वहां पे सिमरन को बैठा दीजिए, और राज जो है वो दाहिनी ओर से गिने तो 30वें स्थान पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच में जितने बचते हैं उनको आप गिनेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद 134 को देखते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के हिसाब से क्रम में अरेंज कीजिएगा, मतलब डिक्शनरी में जैसे जिस क्रम में अल्फ़ाबेट या जो वर्ड्स हैं वो दिए रहते हैं। तो यहाँ रिस्टोर दिया है, रिवाइव दिया है, रिवरेंट दिया है, रिवॉर्ड दिया है और रिट्राइव दिया है, ये सब शब्द हैं। ठीक, अब इनको डिक्शनरी के आधार पे आपको अरेंज करना है, तो जो अल्फ़ाबेट में अक्षरों का क्रम होता है उसी के आधार पे, मतलब वर्णमाला में जैसा क्रम रहता है उसी आधार पे डिक्शनरी में भी अरेंजमेंट रहता है। देखें इसमें, यहाँ पे हालांकि आर और ई जो है वो सभी में है, लेकिन उसके बाद के जो लेटर है उन्हें देखिए, यहाँ यस दिया है, यहाँ वी दिया है, यहाँ भी वी दिया है, यहाँ डब्ल्यू दिया है। अगर 3 अक्षरों से काम नहीं बनता है तो उसके बाद चौथे को देखिए, उसके आधार पे आप अरेंज करिए। तो 134 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। पहले वाले को रखेंगे, ठीक है, उसके बाद 5वें वाले को रखेंगे, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर चौथा वाला, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 135 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मेजर टूरिस्ट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पे यूपी के कुछ जीके वाले क्वेश्चन है। फांसी इमली शहीद मजार ये प्रयागराज में है। कड़कशाह की मजार जो है ये प्रतापगढ़ में है, और शुक्ला तालाब या सुकुल तालाब जो है ये कानपुर में है। बेलहा देवी मंदिर जो है ये कौशाम्बी में है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन? बी वाला हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक, पहला और तीसरा इसमें सही है, और बाकी जो है वो गलत है, मतलब दूसरा चौथा। कैसे गलत है? कड़कशाह बाबा की मजार कौशाम्बी में है, और बेलहा देवी का जो मंदिर है वो प्रतापगढ़ में। इसके बाद 136 चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मेजर म्यूजियम लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, मतलब म्यूजियम जो उत्तर प्रदेश में लोकेट करते हैं उनके बारे में इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो भारत कला भवन म्यूजियम जो वाराणसी का है ये 1920 का है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ईयर। लोक कला संग्रहालय ये लखनऊ में है 1989। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, मतलब जनरल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी म्यूजियम जिसे कहा जाता है ये कन्नौज में इसकी लोकेशन है, और 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद कहा गया कि गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम ये मेरठ में है, 1996 इसकी डेट है। तो 136 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है। बाकी जो दोनों दिए हैं ना वो नीचे वाले गलत है, ये दोनों गलत है, इसका ए वाला चुन लीजिए। देखिए जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है कन्नौज का ये 1996 का है, और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ का है 1997, तो इसलिए ये नीचे वाले गलत, डेट गलत दिए। इसके बाद इसमें 137 को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जो मेले हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रमुख मेले हैं उनके नाम दिए हैं और उनसे संबंधित स्थान का नाम दिया है, तो सही कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। राम बारात का कनेक्शन जो है वो आगरा से है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। सैयद सालार का जो उर्स है वो बाराबंकी में होता है, और गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला ये हापुड़ में लगता है। बताइए। और 137 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। जो सैयद सालार उर्स है वो बहराइच में लगता है, ना कि बाराबंकी में, तो यहाँ ये वाला गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी सही है इसमें। ठीक, 138 को देखें। 138 में कहा गया कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ कहा गया है कि बेनेट विश्वविद्यालय दिल्ली, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ,
संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा और मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऐसा इसमें दे रखा है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑड है। तो इसमें तो साफ साफ बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन ही है। बेनेट यूनिवर्सिटी ये दिल्ली में लोकेट, दिल्ली दे भी दिया है, तो उसके आधार पे आपको आराम से चुनना था, बाकी सभी सही। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो 2016 है बेनेट की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी एरा को आप देख रहे हैं तो 2016 का है, संस्कृत वाला भी 2016 का है, मंगलायतन की जो डेट है वो 2006 है। इसके बाद 139 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लखनऊ घराना ऑफ उत्तर प्रदेश। ये संगीत के जो घराने होते हैं उनके बारे में। तो कौन सा व्यक्ति किस वाद्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ दिया है उस्ताद सखायत हुसैन खान, और उसके साथ दिया है सितार, मतलब ये सितार के वादक हैं। इसके बाद इलियास खान जो है ये सरोद बजाते हैं, और जीएन गोस्वामी जो है ये वायलिन बजाते हैं। तो सही क्या है इसमें से? और 139 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सिर्फ तीसरा वाला सही है, तीसरे वाले को इसमें चुन लीजिए। बात यह है कि सखायत हुसैन जो है वो सरोद बजाते हैं और इलियास खान का कनेक्शन सितार से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 140, और इसमें कहा जा रहा है कि प्रमुख हवाई अड्डों से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो इसमें आप देखिए कि गलत है क्या। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, सरसावा जो है वो सहारनपुर में है, और बमरौली जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। तो गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, डी वाले को चुन लीजिए। यहाँ तक हमने 140 जो MCQs है उन्हें कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।